Hi everyone, welcome back to your academy. Hope you all are fine. This side निशा शर्मा from Achievers Academy. आज ये वही फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन सेकेंड लास्ट CDP चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीरीज को. कल हम लास्ट करेंगे जिसमें हम इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, अटेंशन, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे. आज की क्लास में हम डील कर लेते हैं कुछ एजुकेशनल थ्योरीज एंड मैगजीम्स, कुछ शिक्षा के सूत्र, इनके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि रीट में, एसटेट में, सीटेट में, चंडीगढ़ में, हर जगह मतलब कंफर्म है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है. सो लेट गेट स्टार्ट. आ जाओ भाई फटाफट से करते हैं स्टार्ट. चलो. हाँ, कल फ्राइडे है, कल इसका अंतिम पड़ाव रहेगा अपनी सीरीज का. फिर मंडे से देखेंगे कुछ नया बढ़िया सा शुरू करेंगे. फ्रॉम नॉन टू अननोन मैगजीम्स मीन्स, ज्ञात से अज्ञात सिद्धांत का अर्थ क्या है? ज्ञात से अज्ञात सिद्धांत का क्या अर्थ होता है? टीच फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स चीजों से सिंपल चीजों को, कॉम्प्लेक्स से सिंपल नहीं होता, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है. आपको पता है नॉन टू अननोन का मतलब जो चीज आपको ज्ञात है, मतलब जो चीज आपको पता है उससे जो चीज आपको नहीं पता है उस तरफ आप जाते हो. तो फिर कॉम्प्लेक्स टू सिंपल तो नहीं हुआ भाई. टू स्टार्ट विद व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नोज, उस चीज से शुरुआत करना जिसको लर्नर पहले से ही जानता है. या टीच फ्रॉम द अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, अब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट नहीं होगा, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट हो सकता है. स्टार्ट विद द थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज से नहीं स्टार्ट करेगा, एग्जांपल नॉलेज से स्टार्ट करेगा. तो आंसर क्या रहेगा भाई? बी रहेगा. स्टार्ट विद व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नो, स्टार्ट करेगा उस चीज से जिससे लर्नर को पहले से ही चीजों के बारे में पता हो, उस चीज से स्टार्ट करेगा. तो आंसर रहेगा 2. नेक्स्ट है फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, ठोस से सिद्धांत सिखाने का उद्देश्य क्या है? ये कह रहा है कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट. कंक्रीट का मतलब होता है ठोस, जो चीजें आपके सामने हैं, जो चीज आपको दिखाई देती है. कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट सिखाने का क्या मकसद है, ये जानना चाहता भाई क्या मकसद है. देखते हैं क्या मकसद है. डेवलपिंग इमेजिनेशंस, कल्पना को विकसित करना. कंक्रीट दिखा रहा है बच्चे को, तो कल्पनाशील तो तब विकसित होती है जब अब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जाता है, मतलब अब्स्ट्रैक्ट चीजों को दिखाता है, तो इमेजिनेशन पावर विकसित होगी, है ना. एनहांसिंग रोट मेमोराइजेशन, याद करने की क्षमता को बढ़ावा देना. रोट मेमोराइजेशन को तो वैसे भी बढ़ावा नहीं देंगे. बिल्डिंग ए क्लियर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सुस्पष्ट अवधारणा को बनाना, या नन ऑफ दीज. तो देखिएगा कंक्रीट का मतलब क्या? कोई ठोस चीज. क्लासरूम के अंदर बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको कोई ठोस उसका एग्जाम्पल दिखा दो, तो ठोस को देख के वो समझ जाएगा हाँ भाई मैडम यही चीज है. तो इसका मतलब क्या है? बिल्डिंग द क्लियर कॉन्सेप्ट, सुस्पष्ट अवधारणा को बनाना. तो आंसर रहेगा भाई सी. ठीक है, सुस्पष्ट अवधारणा को बनाना. आंसर क्या रहेगा? सी जो है आपका आंसर रहने वाला है. आंसर रहेगा सी. यस. नेक्स्ट है व्हाट डज द मैगजीम फ्रॉम होल टू पार्ट एम्फेसिस. ये कहता है संपूर्ण से भाग. संपूर्ण से भाग किस सिद्धांत पर बल देता है? मतलब संपूर्णता से लेके, कहते हैं ना पूर्ण से लेके अंश की तरफ, एट द होल का कॉन्सेप्ट है, गेस्टाल्ट वादियों का कॉन्सेप्ट है. तो ये किस पर बल देता है देखते हैं. टीचिंग एंटायर कंटेंट फर्स्ट एंड देन ब्रेकिंग इट डाउन, संपूर्ण सामग्री को पहले सिखा दो फिर उसे टुकड़ों में विभाजित करो. फोकसिंग ओनली द स्मॉलर पार्ट्स, केवल छोटे छोटे हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करना. यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, स्पष्टीकरण के लिए सैद्धांतिक विचारों का उपयोग करना, या जो अज्ञात है उसे शुरू करना. तो आपको पता संपूर्ण से भाग, जब आपको पेड़ के पत्तों के बारे में पढ़ाना है तो गेस्टाल्टवादी कहते हैं पहले पूरे पेड़ के बारे में पढ़ाओ. पहले पूरे पेड़ के बारे में पढ़ाओगे फिर बताओगे ये पेड़ का पत्ता है, तो बच्चा शायद बेटर सीखेगा. तो पहले क्या है? टीचिंग एंटायर कंटेंट, सबसे पहले आप पूरी सामग्री को सिखा दो और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़ों में उसे विभाजित कराओ, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको पूछो, सीखो और सिखाओ. ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा भाई? आंसर यहां पर रहने वाला है 1. ठीक है, आंसर क्या रहेगा? 1. यस, लगभग सभी स्टूडेंट सही उत्तर दे रहे हैं. वेरी गुड, शाबाश, होशियार तो तुम हो गए हो, ये बात तो मैंने देख लिया. इस बार एस्टेट आर पार करके ही मानोगे, है ना. नेक्स्ट है फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक मैगजीम क्लोजली रिलेटेड ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग. सामान्य से विशेष, वैसे तो जो मैगजीम होता है ना, जो शिक्षा का सूत्र होता है, सही बात तो वो सामान्य से विशेष होता ही नहीं है, वो विशेष से सामान्य होता है ज्यादातर. ठीक है, यदि आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि शिक्षा का जो सूत्र होता है, शिक्षा का जो मैगजीम होता है, तो वो हमेशा विशेष से सामान्य होता है. ध्यान रखना, वो हमेशा विशेष से सामान्य होता है, स्पेसिफिक टू जनरल होता है. ठीक है,
लेकिन वही बात है, इसका अपोजिट फिर हम कह सकते हैं जनरल टू स्पेसिफिक हो गया, लेकिन वैसे हमेशा स्पेसिफिक टू जनरल ही होता है सही मायने में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक टू जनरल होता है वो इंडक्टिव मेथड पर आधारित होता है, वो आगमन विधि पर आधारित होता है, ठीक है। तो वो आगमन विधि पर आधारित होता है। तो ये उसका उल्टा क्वेश्चन है, तो उल्टा क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जनरल टू स्पेसिफिक। इस क्वेश्चन को जान के मैंने लिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बी करेंगे, और बी ही कर रहे हो तुम, बी ही कर रहे हो तुम, है ना। बट ये इसका उल्टा है, स्पेसिफिक टू जनरल होता है शिक्षा का मैक्सिम, जनरल टू स्पेसिफिक नहीं होता। जनरल टू स्पेसिफिक तो डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो लेकिन उल्टा है, कोई बात नहीं, उल्टा है तो हम भी आंसर उल्टा करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जनरल टू स्पेसिफिक टीचिंग मेथड आ जाए तो फिर ये किस पर आधारित होगा, डिडक्टिव पर आधारित होगा। और यदि स्पेसिफिक टू जनरल आ जाए, आपको पता है पढ़ाई स्पेसिफिक टू जनरल होती है। आपको बच्चों को ताजमहल बताना है, शाहजहां बताना है, तो सीधा शाहजहां को सब कोई नहीं जानता, ताजमहल एक स्पेशल चीज है, हर कोई उसको जानता है, ठीक है ना। हाँ, तो ताजमहल एक स्पेशल चीज है जिसको हर कोई जानता है। भावना यादव, क्या है आपका क्वेश्चन? तो यहां पर आंसर क्या रहेगा भाई, डिडक्टिव मेथड रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम मैंने ले लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल वही है, स्पेसिफिक टू जनरल, फिर ये किस मेथड पर रहेगा, इंडक्टिव पर, ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। तो दोनों पॉइंट मैंने यहां पर ले लिए हैं। नेक्स्ट है, जब हम चार्ट, मॉडल, चित्रों का उपयोग करके पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो कौन सा सिद्धांत लागू होता है। मतलब जब हम चार्ट, मॉडल या चित्रों का प्रयोग करते हैं, मतलब चार्ट दिखा दिया, मॉडल दिखा दिया, चित्र बच्चे को दिखा दिए, तो हम किस प्रकार के मॉडल को प्रयोग कर रहे हैं। तो हम होल टू पार्ट कर रहे हैं, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट ले जा रहे हैं, सिंपल जटिल सरल से कठिन लेके जा रहे हैं, सामान्य से विशेष लेके जा रहे हैं। तो खुद देखो, वो चार्ट दिखा रहा है, वो मॉडल दिखा रहा है, वो कोई आकृति दिखा रहा है, वो कोई चित्र दिखा रहा है, तो मूर्त चीजें दिखा रहा है, मूर्त। और मूर्त चीजें जब दिखाता है तो मूर्त के लिए वर्ड यूज होता है कंक्रीट, ठीक है। मूर्त चीजें दिखा के फिर उनसे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स आपको समझाना चाह रहा होगा, पता नहीं क्या क्या समझाएगा बाद में टीचर, ठीक है। तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ठोस से सैद्धांतिक, ठोस से अमूर्त की तरफ जा रहा है, मूर्त से अमूर्त भी कह सकते हैं। तो चार्ट दिखा रहा है, मॉडल दिखा रहा है, चित्र दिखा रहा है, तो सीधी सी बात है मूर्त चीजें आपको दिखा रहा है, कंक्रीट चीजें, ठोस चीजें आपको दिखा रहा है, उनसे फिर आपको आगे लेके जा रहा है। तो आंसर क्या रहेगा भाई, आंसर यहां पर आपका बी रहने वाला है, ठीक। आंसर क्या रहेगा भाई, बी रहने वाला है। थैंक यू सो मच रमनदीप कौर। नेक्स्ट है, कौन सी शिक्षण विधि वास्तविक जीवन के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करती है और सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। ये कह रहा है कि विच टीचिंग मेथड फोकस ऑन द रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेंट। मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको दिखाती है और आपको खुद कहती है कि आप पार्टिसिपेट करो, मतलब रियल लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस है आप उसके ऊपर काम करो। तो सिंपल सी बात है, जिसमें आप खुद काम कर रहे हैं, तो खुद काम कर रहे हैं, तो वो कौन सी विधि होती है भाई, वो आपकी प्रोजेक्ट विधि होती है, जॉन डीवी की, जिसमें आप खुद करके सीखते हो, खुद कोई भी कोई काम करते हो। तो यहां पर क्या है, ये क्या है भाई, आपकी प्रोजेक्ट मेथड है, ठीक है। हाँ, फिर क्या करूं भावना, पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, पढ़ते रहो। फिर इसमें क्वेश्चन क्या हो गया आपका, बार बार आप लिख रहे हो, मेरा क्वेश्चन रिप्लाई करो। हम आपकी एकेडमी से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ो, सारे बच्चे पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो, क्या दिक्कत हो गई फिर, हैं? तो आंसर यहां पर रहेगा सी, प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट है, वह विधि जिसमें छात्र स्वयं ज्ञान की खोज और अन्वेषण करते हैं। स्वयं ज्ञान की खोज कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं। जब भी आपको शब्द खोज आ जाए, अन्वेषण आ जाए, तो समझ लेना, जहां पर भी आपको खोज, अन्वेषण ये शब्द आ जाए तो इस विधि को हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। इस विधि को हम क्या कहते हैं, अन्वेषण विधि कहते हैं, जो कि आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले दी थी, ठीक है। आर्मस्ट्रांग ने दी थी। समस्या समाधान विधि भी जॉन डीवी ने ही दी थी, ठीक है। हाँ, बुक चाहिए सीडीपी की, हर ऑफलाइन स्टोर पे जाओ, हरियाणा के हर बुक स्टोर पर है। आप सिंपल बोलो साइकोलॉजी की बुक चाहिए, निशा मैडम की, आरबीडी पब्लिकेशन की, हरियाणा के हर बुक स्टोर पर आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड आपको ध्यान रखना, जब भी आपको खोज करके ये कुछ भी करके आ जाए तो आंसर रहेगा आपका ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है, अन्वेषण विधि। तो आंसर रहेगा बी।
नेक्स्ट है, वैज्ञानिक अवधारणाओं को सिखाने के लिए कौन सी विधि सबसे ज्यादा प्रभावी होती है? विज्ञान कैसे सिखाया जाता है? आपको पता है विज्ञान को हमेशा प्रदर्शन किया जाता है, विज्ञान बच्चों को करके सिखाया जाता है, दिखाया जाता है, तब बच्चे विज्ञान को ज्यादा सीखते हैं। तो विज्ञान हमेशा, देखो स्टोरी से विज्ञान नहीं आता है, अभ्यास से विज्ञान नहीं आता है, लेक्चर से विज्ञान नहीं आता। ध्यान रखना, विज्ञान एक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। विज्ञान की हमेशा प्रदर्शनियां लगती हैं, प्रोजेक्ट्स लगता है, सब कुछ लगता है। तो विज्ञान की हमेशा प्रदर्शनियां लगती हैं, आपको ध्यान रखना है। हाँ, अन्वेषण मेथड ये होता है, आपके पास पहले से ही आपने कोई चीज सर्च करके रखी है और उस सर्च चीज के ऊपर फिर बच्चे और भी सर्च कर रहे हैं, जैसे कि आप एमफिल वगैरह करते हो, आप रिसर्च करते हो, इस तरीके की सारी चीजें होती है इसके अंदर। एक होता है सर्च, ठीक है, और एक होती है रिसर्च। कंफ्यूज ना होना इन दो चीजों में। ये रिसर्च इज द काइंड ऑफ अन्वेषण, ठीक है। सर्च तो क्या होता है, जब आप किसी नई चीज के बारे में पता लगाते हो, आपने खुद से किसी नई चीज के बारे में पता लगाया तो वो सर्च हो गई, लेकिन उसके ऊपर फिर बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ बातें लिख दी, वो रिसर्च हो गई। मतलब सर्च की हुई चीजों के ऊपर जब आप काम करते हो तो रिसर्च होती है, ठीक है। तो आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, कौन सी विधि छात्रों को ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करती है? कौन सी विधि है? प्रोजेक्ट मेथड होगा तब भी आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ही करेंगे। साइंटिफिक स्टडी के लिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, प्रोजेक्ट मेथड अलग तरीके से आ जाता है, करके सीखने वाले टाइप में। किस विधि में ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करती है? तो लेक्चर मेथड करता है, सोर्स मेथड करता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड करता है, ह्यूरिस्टिक मेथड करता है। तो आपको पता है इतिहास के हमें हमेशा क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। इतिहास के हमेशा क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। सोर्स मेथड, ठीक है, इतिहास में हमेशा क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं, सोर्सेज मिलते हैं, और सोर्सेज के माध्यम से हम अलग अलग चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। रोज मिलते हैं, आज अभी भी सरस्वती नदी रोज निकल रही है कहीं कहीं से, तो हिस्ट्री जो है सोर्स मेथड से पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो आंसर रहेगा यहां पर बी। नेक्स्ट है, ब्लूम का वर्गीकरण मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? जो ब्लूम टेक्सोनोमी है वो बेसिकली किस पर बेस्ड है? तो वो आपके फिजिकल डेवलपमेंट पर बेस्ड है, कॉग्निटिव, अफर्मेटिव एंड साइकोमोटर पर बेस्ड है, वो सोशल डेवलपमेंट पर बेस्ड है, या लैंग्वेज पर बेस्ड है? तो आपको पता ही है, ये सबको बताने की जरूरत नहीं है। ब्लूम टेक्सोनोमी के 3 मुख्य उद्देश्य हैं, 3 सोर्सेज हैं, 3 डोमेन्स हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। एक बच्चा कह रहा है साफ को नहीं दिखता, ये भी को नहीं दिखता तो तेने दिखाए को नहीं, इससे साफ पीडीएफ तो दुनिया में बन ही नहीं सकती, ठीक है। अपने फोन की उसको देखा कर, अपनी फोन की क्या बोलते हैं, अपने फोन के 3 डॉट पे जा और देख, ये तो मतलब भाई, मतलब मुझे लगता है चश्मे का नंबर जिसका 4 है उसको भी दिख रहा होगा, इतना बढ़िया है। नेक्स्ट है, ब्लूम वर्गीकरण। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, यहां पर बच्चे गलती करने की पूरी संभावना है। सरफेस लेवल से आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ये पूछ रहा है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के संघनात्मक स्तरों का सही कथन क्या है? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के संघनात्मक स्तरों का सही कथन क्या है? तो तुमने रट रखा है ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ठीक है। लेकिन यहां पर दिखने में आप नंबर 1 को टिक कर दोगे फटाफट, यही करते हैं पेपर में। लेकिन यहां पर एक बात को ध्यान से देखिएगा, इसने क्वेश्चन में क्या लिख रखा है? ब्लूम टैक्सोनॉमी का संशोधित रिवाइज्ड वर्जन आपको बताना है, रिवाइज्ड वर्जन आपको बताना है, संशोधित वर्जन आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये वाला संशोधित नहीं है, ये पुराना वर्जन है। संशोधित वर्जन वो है जिसमें आपको पता इवैल्यूएशन की जगह रिमेंबर आता है ना। तो रिमेंबर, जिसके अंदर रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालिसिस, इवैल्यूएट, वैसे स्टेप। तो ये वाला जो है इसका क्या है भाई? संशोधित वर्जन है, ठीक है। संशोधित वर्जन पूछा है तो पहला नहीं आएगा इसका उत्तर, ठीक है। तो इसका उत्तर दूसरा आएगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी तो मैंने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा रखी है, इवन यूट्यूब पर भी पढ़ा रखी है। जस्ट राइट इवैल्यूएशन पार्ट 1 बाय निशा मैम, ऐसे करके लिखना। लेटेस्ट मैंने ऐप पे पढ़ाई थी 3 क्लास असेसमेंट की, उसकी क्लास नंबर 1 डाल रखी थी, ऑन योर डिमांड। मैंने यूट्यूब पर भी खोली हुई है, उसके अंदर शायद ब्लूम टैक्सोनॉमी को ही बहुत डिटेलिंग में डाला हुआ है, देख लेना उस क्लास को सभी। हाँ, तो इसका संशोधित वर्जन पूछा गया है, तो संशोधित वर्जन में क्रिएट आएगा। आपको पता है ये नाउन की फॉर्मेट में थे और ये आपके वर्ब की फॉर्मेट में है, चीजें वही हैं, ठीक है। यहाँ पर नॉलेज है, याद करना, यहाँ पर उसको रिमेंबर करना, कॉम्प्रीहेंड करने को अंडरस्टैंड बोलते हैं, एप्लीकेशन करना, अप्लाई कर लिया, एनालिसिस, एनालाइज, ठीक है। बस इवैल्यूएशन नंबर 5 पे आ जाएगा, सिंथेसिस कट के क्रिएशन आ जाता है लास्ट में, ठीक है। हाईएस्ट लेवल क्रिएट है रिवाइज्ड वर्जन का, और दूसरे वर्जन का, फर्स्ट वर्जन का इवैल्यूएशन है। तो आंसर यहाँ पर बी रहेगा, 1 नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, द अफेक्टिव डोमेन इन द ब्लूम टैक्सोनॉमी डील विद। ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? अफेक्टिव डोमेन्स, अफेक्टिव, भावात्मक किससे संबंधित है? ठीक है, भावात्मक जो है किससे संबंधित है?
अब पर्टिकुलर ईयर मुझे ध्यान नहीं है, 1856 था, फिर 1966 65 बाद में जाके इनको रिवाइज किया था, 2001 में किया था रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी को। तो पहले 1856 में आई थी, 1956 या 1856, 1956 शायद, फिर 2001 जो है इसका रिवाइज्ड वर्जन रहा था, 2001, ठीक है, हाँ 2001 2001 2001। हाँ, ब्लूम के वर्गीकरण में भावात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो भावात्मक क्षेत्र आपको पता है इमोशन से संबंधित होगा। भावनाएं किससे संबंधित होंगी भाई? इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड वैल्यू से, ठीक है। भावात्मक किससे संबंधित होगा? इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड वैल्यू से संबंधित होगी क्या भाई आपकी भावात्मक? तो आंसर यहां पर रहेगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द साइकोमोटर डोमेन्स विच एक्टिवली रिफ्लेक्ट द हाईएस्ट, मनोदैहिक क्षेत्र में, मतलब साइकोमोटर जो है आपकी क्रियात्मक जो है साइकोमोटर है, उसमें कौन सी गतिविधि उच्चतम स्तर का कौशल दिखाती है? मतलब उसके अंदर कौन सी गतिविधि ज्यादा होती है भाई? ऑब्जर्विंग एक टास्क, एक कार्य का निरीक्षण करना, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का पालन करना, क्रिएटिंग ए कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस, एक परफॉर्मेंस क्रिएट करना। हाँ 1956, 1856 नहीं 1956, शाबाश, 1956 में फर्स्ट टाइम आई थी और अमेरिका के थे बेंजामिन ब्लूम। तो ये प्रैक्टिसिंग स्किल्स, तो आपको पता है देखिए हमेशा साइकोमोटर गतिविधि के अंदर क्या होता है, साइकोमोटर गतिविधि के अंदर कुछ ना कुछ करके सीखा जाता है, एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है जिसमें आपका साइको भी लगता है, जिसमें आपकी एक्टिविटी भी लगती है, ठीक है। तो साइकोमोटर एक्टिविटी भी लगती है, तो क्या करता है इसमें कुछ ना कुछ क्रिएट करता है, कुछ कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस करता है। ट्रिपल एच पर डिपेंड है ये ब्लूम टेक्सोनोमी, आपको पता है इट्स डिपेंड ऑन द ट्रिपल एच, ठीक है। हेड, cognitive development related to head, affirmative related to heart, psychomotor related to hand। तो ये क्वेश्चन एस्टेड में आ चुका है, ट्रिपल एच पर बेस्ड है कौन सी टेक्सोनोमी? तो ब्लूम की टेक्सोनोमी है, सी रहेगा आंसर। नेक्स्ट है, इन विच डोमेन ऑफ द ब्लूम टेक्सोनोमी मोटर कोऑर्डिनेशन बिलोंग, ब्लूम के किस वर्गीकरण में मोटर कोऑर्डिनेशन? तो मोटर कोऑर्डिनेशन किस में होंगे भाई? किसके अंदर? हैंड का प्रयोग होगा, आपकी मोटर एक्टिविटीज यूज होंगी किसके अंदर भाई? साइकोमोटर के अंदर, ठीक है। किसके अंदर होंगी? साइकोमोटर के अंदर होगी आपकी एक्टिविटीज जो है, हाँ साइकोमोटर के अंदर जो आपकी एक्टिविटीज यूज होंगी, आपको ध्यान रखना है। रखो बेटा रखो, ठीक है, तो याद रखना है यहां पर। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस इंप्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग, कौन सा मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षण और सीखने के सुधार के लिए किया जाता है? तो कौन सा मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सुधार के लिए किया जाता है? तो आपको पता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब भी आ जाए तो चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, दौरान शब्द जब भी आ जाए तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट होएगा, ठीक है। दौरान शब्द जब भी आ जाता है तो किसका पार्ट होगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो है पार्ट होगा। अब की बार एस्टेट पार, यस बिल्कुल सुमन, तो आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, भावनाओं को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। योर इमोशंस कैन बी इजीली आइडेंटिफाई, आपकी जो भावनाएं हैं उसको किस तरीके से सबसे ज्यादा व्याख्या किया जा सकता है? इमोशंस को कैसे व्याख्या करेंगे हम? ए सडन रिएक्शन टू द सिचुएशन, किसी भी स्थिति में अचानक से आपके रिएक्शंस होना, आपके इमोशंस होते हैं। ए स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल अराउजल, शारीरिक और मानसिक रूप से आपका उत्तेजित होना इमोशन होता है। ए परमानेंट बिहेवियर पैटर्न, एक स्थायी रूप से व्यवहार में एक पैटर्न होता है, वो आपके इमोशंस होते हैं। ए लर्न रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस, या उत्तेजनाओं का सीखना इमोशन होता है, ठीक है। तो इमोशन क्या होता है ध्यान रखना, आप 1 और 2 में कंफ्यूज मत होना। सडन रिएक्शन ऑफ ए स्टूडेंट, एक सिचुएशन, या फिजिकल एंड मेंटल अराउजल, तो ए उत्तेजना जहां पर होगी, सडन रिएक्शन नहीं होता, मतलब इमोशन सडन रिएक्शन नहीं होता, अराउजल होता है, आपकी भावनाओं का अराइज होना ही होता है, आप फिजिकली मेंटली एकदम मतलब उत्तेजित हो जाते हो, वही होता है इमोशन, ठीक है। तो आंसर ए नहीं रहेगा, आंसर बी रहेगा, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा भाई? बी रहेगा। जब भी आप मेंटली और फिजिकली अराउजल फील करते हैं तो आपके इमोशंस बाहर आ रहे हैं, ठीक है। रिएक्शंस देना इज अ डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक भावना नहीं है? विच इज नॉट रिलेटेड टू द प्राइमरी ऑप्शंस, प्राइमरी इमोशन, सॉरी प्राइमरी इमोशन कौन से नहीं है? तो हैप्पीनेस, एंगर,
गिल्ट या फियर। तो आपको पता है खुशी, दुख और डर, ठीक है, वॉटसन ने भी बोला था ये आपके प्राइमरी इमोशंस होते हैं। मतलब आपका खुश होना, आपका गुस्सा होना, आपका डरना, ये आपके प्राइमरी इमोशन है, ठीक है, प्राइमरी इमोशंस होते हैं। गिल्ट प्राइमरी इमोशन से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है, गिल्ट जो है प्राइमरी इमोशन से रिलेटेड नहीं होता। नेक्स्ट है हैबिट्स आर फॉर्म्ड थ्रू। भावनाएं कैसे बनती हैं? भावनाएं आपकी जो आदतें हैं, आदतें कैसे बनती हैं? आपकी सडन एक्शन, एकदम कोई प्रतिक्रिया देते हो तो आदत बन जाती है। रिपीटेड बिहेवियर, आप बार बार किसी व्यवहार को दोहराते हैं तो आदत बन जाती है। आपकी इनेट टेंडेंसीज, आपके अंदर जन्मजात टेंडेंसीज हैं, आपकी आदत बना देती हैं। या आप इमोशनल कोई प्रतिक्रियाएं देते हो तो आपकी आदत बन जाती है। तो आपको पता है आदत क्या है? आदत क्या होती है? सोचो, आदत होती है कोई भी रिपीटेड बिहेवियर, कोई भी काम आप बार बार करते हो तो वह हमारी आदत बन जाती है। जैसे तुम्हारी पढ़ना आदत बनी हुई है, मेरी पढ़ाना आदत बनी हुई है, तो कोई भी काम हम बार बार करते हैं तो रिपीटेड बिहेवियर इज कॉल्ड हैबिट्स। तो वो क्या बन जाती है भाई? आपकी हैबिट बन जाती है। तो आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। कहते हैं ना किसी भी चीज को रिपीट करो, ये क्लासिकल कंडीशनिंग पर बेस्ड है, हैबिट फॉर्मेशन। विच थ्योरी सजेस्ट दैट द इमोशन अराइज फ्रॉम द साइकोलॉजिकल चेंजेस। कौन सा सिद्धांत सुझाव देता है कि भावनाएं शारीरिक परिवर्तनों से उत्पन्न होती है? आपके शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं, वो भावनाओं को जन्म देते हैं। सिंपल सी बात यह है कि आपके शरीर में जो परिवर्तन होते रहते हैं वो भावनाओं को जन्म देते हैं। तो ये बात किसने बोली है? सिंपल सा लॉजिक है। तो ये बात किसने बोली है? तो ये बात आपकी बोली है कैनन बार्ड ने, जेम्स लैंग थ्योरी या स्नेचर थ्योरी। तो ये जो बात है आपको ध्यान रखना है, जस्ट रिमेंबर जेम्स लैंग ने ये बात बोली है कि आपके अंदर कोई भी फिजिकल बार बार परिवर्तन होते हैं तो वो आपकी क्या है? भावनाओं को जन्म देते हैं। इनेट टेंडेंसीज होती हैं जन्मजात प्रवृत्तियां, भावनाएं जन्मजात, वो इमोशंस क्या बोलते हैं, इमोशन आपको बाय बर्थ हो सकती है, लेकिन हैबिट आपकी बाय बर्थ नहीं बनती। आप जन्म से आते लेकर पैदा नहीं होते, वो आपको बाहर से मिलती है, ठीक है। तो इनेट का मतलब होता है जन्मजात प्रवृत्तियां जो आपके अंदर जन्म से ही होती हैं। तो आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च इज प्राइमरी बेस्ड ऑन। कार्य अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो एक्शन रिसर्च क्या होता है? डेवलपिंग द थ्योरीज, आपके सिद्धांतों को डेवलप करता है। सॉल्विंग द क्लासरूम प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली, कंडक्ट लार्ज स्केल एक्सपीरियंस, बड़े पैमाने पर एक्सपीरियंस करना, या छात्रों का प्रदर्शन। तो ध्यान रखना एक्शन रिसर्च हमेशा क्लासरूम से संबंधित होती है। एक्शन रिसर्च का मतलब होता है आपकी क्लास में क्या हो रहा है, क्लास में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन्हीं को सोल्व करना। स्कूल क्लासरूम से संबंधित होती है आपकी एक्शन रिसर्च, ठीक है। तो क्लासरूम की समस्याओं को सिस्टमैटिक सोल्व करना इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। तो आंसर यहां पर रहने वाला है बी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। टीचिंग में जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है भाई? आपका जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। कौन सा भाई? प्रोजेक्ट मेथड गिवन बाय जॉन डीवी। नेक्स्ट है किंडरगार्टन पद्धति के संस्थापक कौन थे? किंडरगार्टन जिसने गेंद बॉल के खेल पर काम किया था, तो किंडरगार्टन के जो कौन थे भाई? फ्रेडरिक फ्रोबेल, ठीक है। किंडरगार्टन पद्धति के जो संस्थापक थे वो कौन थे? फ्रेडरिक फ्रोबेल थे। आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय। अन्वेषणात्मक पद्धति किसके द्वारा दी गई थी? अभी हमने कहा था ह्यूरिस्टिक शब्द अन्वेषण आए, तो अन्वेषणात्मक पद्धति किसके द्वारा दी गई थी भाई? आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा, ठीक है। अन्वेषणात्मक पद्धति किसके द्वारा दी गई थी? आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। ये इन्वर्टर क्यों बोल रहा खामखा? एक सेकेंड, एक लाइट बंद कर दूं। चल खत्म ही होने वाली है क्लास, इन्वर्टर बीप कर रहा है। आज सुबह से लाइट नहीं है। चलो मैंने एक लाइट बंद ही कर दी, कोई बात नहीं। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जो समस्या समाधान अधिगम है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो समस्या समाधान अधिगम किसके द्वारा दिया गया है? जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। मैंने लाइट्स बंद कर दी हैं, कोई बात नहीं, आपको बोर्ड दिख रहा है, थोड़ा पता नहीं इन्वर्टर बीप कर रहा है। जॉन डीवी सर्दियों में लाइट करती है, गर्मियों में लाइट कटा करती है, आजकल पता नहीं क्या हो रहा 2-3 दिन से। नेक्स्ट है हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ द एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। गतिविधि आधारित शिक्षण किसने दिया है? गतिविधि आधारित शिक्षण कि आप एक्टिविटी करो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है किसने दी है? तो आपको पता है गतिविधि आधारित सीखना, करके सीखना, इन सारी बातों पर किसने जोर दिया है भाई? जॉन डीवी ने जोर दिया है। करके सीखो, गतिविधि बेस्ड सीखो, तो जॉन डीवी ने काम किया। जॉन डीवी ऑप्शन में ना मिले तो मारिया मॉन्टेसरी ने भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर काम किया था, बट पहला ऑप्शन तो जॉन डीवी ही करना है।
नेक्स्ट है खेल पद्धति के जनक कौन है? खेल पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई है? तो खेल पद्धति आपकी दी गई थी हेनरी कैल्डवेल कुक के द्वारा, ठीक है। हेनरी कैल्डवेल कुक ने जो है खेल पद्धति को क्या किया था भाई, इंट्रोड्यूस किया था कि खेल खेल में बच्चा सीखेगा। दिस इज इंट्रोड्यूस बाय हेनरी कैल्डवेल कुक। तो ये किसने दी थी भाई? हेनरी कैल्डवेल कुक के द्वारा दी गई थी खेल पद्धति, आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट है हु इज द फाउंडर ऑफ द नेचुरलिस्टिक मेथड? प्राकृतिक पद्धति के संस्थापक कौन है? प्राकृतिक पद्धति के संस्थापक कौन है? तो प्राकृतिक पद्धति के जो संस्थापक हैं वो आपको ध्यान रखना है, नेचर का जो नारा दिया है नेचर की तरफ वाला, तो वो किसने दिया है भाई? रूसो ने दिया है, ठीक है। तो प्राकृतिक पद्धति के संस्थापक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है रूसो हैं। क्लियर? तो रूसो रहेगा, आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है प्रदर्शन विधि सबसे अधिक किससे संबंधित है? द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड मोस्ट क्लियरली एसोसिएट विद। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड किसने दिया? जॉन डीवी ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, रूसो ने या आर्मस्ट्रॉन्ग ने? तो ध्यान रखना है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आपका आर्मस्ट्रॉन्ग ने ही इंट्रोड्यूस किया है। जो अन्वेषण, खोज, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है भाई? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो सबसे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था, फिर बाद में डीवी ने भी इसको आगे बढ़ाया था, बट मेक श्योर फर्स्ट आंसर आप करेंगे क्या? आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर क्या रहेगा? आर्मस्ट्रॉन्ग रहेगा। हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एक सेकेंड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड वाज एसोसिएटेड विद स्पेंसर, हर्बर्ट। एक मिनट मुझे इसको चेक करना पड़ेगा, तो एक सेकेंड रुक जाओ, मैं एक बार लास्ट में बताती हूँ, थोड़ा डाउट है मुझे हर्बर्ट और आर्मस्ट्रॉन्ग पे। एक सेकेंड के लिए इसको होल्ड करेंगे। शिक्षा में संरचनावाद जोर देता है। कंस्ट्रक्टिविज्म इन एजुकेशन, कंस्ट्रक्टिविज्म इन एजुकेशन जोर देता है। कंस्ट्रक्टिविज्म इन एजुकेशन किस पर जोर देता है भाई? शिक्षा में संरचनावाद जोर देता है किस पर? पैसिव लर्निंग पर, रोट लर्निंग पर, एक्टिव पार्टिसिपेंट। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, संरचनावाद है, वो कहता है कि बच्चों की क्या होनी चाहिए भाई? सक्रिय भागीदारी होना चाहिए, ठीक है। बच्चों की क्या होनी चाहिए भाई? सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। ये कौन कहता है? आपका कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच कहता है, ठीक है। मिलेगा नहीं मुझे, रुको। तो एक्टिव पार्टिसिपेंट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है संरचनावाद के अनुसार सीखना सबसे अच्छा होता है, ठीक है। संरचनावाद के अनुसार सीखना सबसे अच्छा होता है कैसे? लर्नर पैसिवली ऑब्जर्व इंफॉर्मेशन, शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से जानकारी ग्रहण करते हैं। शिक्षार्थी अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो आपको पता है भाई शिक्षार्थी एक्सपीरियंसेस के आधार पे क्या करते हैं? ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो यही एक्टिव रूप से सीखना होता है, यही कंस्ट्रक्टिविज्म पे सीखना होता है, ज्ञान के आधार पर जो अपना निर्माण करते हैं। तो यही एक्टिविज्म सीखना होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म के आधार पर सीखना होता है, ठीक है भाई। हाँ, अब लास्ट क्वेश्चन है, एक बार एक सेकेंड के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 था ना। कौन सा था? ये वाला डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि, आर्मस्ट्रॉन्ग या स्पेंसर। मेरे को एक सेकंड के लिए डाउट हो रखा, आई वांट टू चेक दिस, क्योंकि देखो मेरे को ये है कि वैसे तो मुझे 99% है कि आर्मस्ट्रॉन्ग ने ही दिया था, बट 1% है फिर भी पंचपदीय प्रणाली हर्बर्ट ने दी थी। फिर भी मुझे ये लगता है यार एक नंबर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैं, मेरी कॉपी अंदर ही रहेगी जिसपे मैंने आंसर वेरीफाई किए थे। एक सेकंड रुको, क्योंकि मुझे उसमें कोई शर्म नहीं आती, देख के क्लियर कर देना चाहिए, बजाय एक मेरे मन में भी डाउट रही तुम्हारे में, कोई फायदा नहीं है। एक सेकंड रुको। आर्मस्ट्रॉन्ग ही है है तो ए ही,
लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में डाउट आया कि एक सेकंड के लिए वेरीफाई किया जाए, और मैं हमेशा वेरीफाई करती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है यार एक नंबर भी तुम्हारे लिए बहुत मायने रख सकता है, तो मैं इस चीज़ को कभी भी नेगेटिव नहीं मानती। मतलब मैं 99.9% श्योर थी, बट 0.1% मेरे डाउट आया एक सेकंड के लिए, और यदि मेरे एक सेकंड के लिए भी डाउट दिमाग में आता है ना, तो मैं उस डाउट को ऐसे हेर फेर करके नहीं जाती क्लास में, मेरे को अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता यदि मैं हेर फेर करके चली जाऊं तो। ठीक है, आंसर 1 ही रहेगा। ठीक है, आंसर 1 ही है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बाय आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, हाँ। तो मतलब कई मैंने देखा है गलती को ऐसे घुलमुल सा कर जाते हैं भाई। मेरे को ऐसे एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग में डाउट होता है ना, तो मैं आगे ही नहीं बढ़ पाती। मतलब मेरे ये बहुत बड़ा कीड़ा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाती, और ना ही मैं स्टूडेंट को ऐसे घोल मिल करके ऐसे ऐसे करके छोड़ के जाती। मुझे लगता है चेक करने में कोई बेइज्जती नहीं होती, कॉपी बाहर रहेगी, नहीं तो मैं चेक कर लेती हूँ हमेशा। आपको पता चेक करना बहुत जरूरी होता है ना। हाँ, तो मैं चेक करके आई, बिना मुझे चैन नहीं मिला, 1 ही था। ठीक है भाई, हाँ, क्लियर। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, एंड होप सो गाइज ये सीरीज आपको बहुत बहुत हेल्प कर रही होगी। मुझे नहीं पता कर रही है, वैसे तो तुम कुछ बताते बुतते हो नहीं कमेंट सेक्शन में, बट मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है तुम्हें हर चीज को पढ़ाने का। प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक का भी है और उसका भी है, जॉन डीवी का भी है। सुन लीजिए, प्रोजेक्ट मेथड, वैसे तो सबसे पहले ये चीज मैंने बहुत बार बता रखी है तुम्हें, प्रोजेक्ट मेथड को पहली बार जो जनक थे ना, जनक करके शब्द आए ना, तो किलपैट्रिक कर देना जनक। लेकिन जनक तो उसने जन्म तो दे दिया प्रोजेक्ट मेथड पे, उस पे काम नहीं करा, कुछ भी काम जॉन डीवी नहीं करा, इसलिए हमेशा जॉन डीवी का ही नाम लेते हैं हम। लेकिन जनक करके लिखे ना, जनक ऐसे लिख दे तो तुम किलपैट्रिक कर सकते हो, अदरवाइज जॉन डीवी। ठीक है, चलो अब भाई देखो, कल हमारी सीडीपी सीरीज की लास्ट क्लास रहेगी, वही 12:30 बजे के आसपास। उसके अंदर मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगी रुचि, अभिरुचि, अवधान, अटेंशन, ये वाले जो यूनिक से पीजीटी में आते हैं ना क्वेश्चंस, कल उनकी करवाऊंगी। मतलब विस्मृति, अवधान, रुचि, अभिरुचि, कल हम इस तरीके वाले क्वेश्चंस को करवाएंगे। ठीक है भाई, और कल रहेगी अपनी लास्ट क्लास। अब मैंने तुम्हें सीडीपी की चैप्टर वाइज 2 बार प्रैक्टिस करवा दी है, एक बार एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक बार जो मेरी बुक के सारे क्वेश्चंस है वो भी मैं करवा चुकी हूं। तो एक प्लेलिस्ट का नाम होगा, हाँ, आपकी शॉर्ट वायरल करवाऊंगी मैम। अरे नोनी, मैं कभी वायरल नहीं हो सकती। वायरल होने के लिए ना कुछ अड़ंगा सड़ंगा इधर उधर की फालतू बातें करनी पड़ती हैं जो मेरी डिक्शनरी में है नहीं, तो इसलिए मैं वायरल हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, अपा वायरल होने जोगे है नहीं क्योंकि हम पॉइंट पे काम करते हैं, आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। वायरल कौन होता है? परसों क्लास में बात करी थी ना मजे वाली, वो थी वायरल होने की, वही मैंने काट दी तुरंत। तो आपको पता हम वायरल होने वाली हरकतें ही नहीं करते ना, वायरल कहाँ से होएंगे। ठीक है, नोनी शर्मा कह रही है आपकी शॉर्ट मैं वायरल करवाऊंगी। वाह वाह वाह, देखूंगी कोई शॉर्ट वायरल होगी तो बताऊंगी, फिर कहूंगी थैंक यू नोनी मुझे सिर्फ पॉजिटिव तरीके से ही वायरल होना है। मुझे मतलब वायरल होने के आपको पता बहुत तरीके हैं। पढ़ाई के बीच में फालतू की बकवास करूं मैं 1 मिनट में वायरल हो जाऊंगी, मेरे फटाफट 1 मिलियन हो जाएंगे, बट मुझे ऐसा चाहिए ही नहीं। मैं चाहती हूँ सिर्फ अपनी मेहनत करूंगी और अच्छा कंटेंट दूंगी और पढ़ाई करवाऊंगी और इसी से और अच्छा रिजल्ट दूंगी। इसी से ही हम कभी भी वायरल होंगे तो भगवान ने चाहा तो ज़रूर होंगे, अपने रिजल्ट की शॉर्ट से होंगे, बट ऐसे इधर उधर की बातें करके हमें बिल्कुल भी वायरल होने का कतई शौक नहीं है। और ऐसे होना होता तो आज तक, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बोलती रहे निकम्मे 400 के हो जाएंगे तो तुम्हारा एस्टेट की रिजल्ट की डेट आ जाएगी, एस्टेट का एग्जाम डेट आ जाएगा तुम्हारा फाइनल, मेरे 400 के होते ही। वो तो हो नहीं रही, इतने दिन हो गए होएंगे हम वायरल अभी सीटेट का रिजल्ट नहीं आया, आएगा तो बता दियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हम सिर्फ पढ़ाई करवाएंगे अच्छी अच्छी खूब बढ़िया। हम वायरल अपने आप है भाई। हरियाणा में हर जगह अचीवर एकेडमी के टीचर हैं, इससे बड़ा क्या वायरल होगा। वो हर जगह हरियाणा के हर स्कूल में अपने टीचर लगेंगे। हरियाणा में क्या पूरे सेंटर में अपा इस काम से वायरल होंगे ना। और वायरल तो उर्फी जावेद भी है, बताओ ऐसे वायरल होने का कोई फायदा है मतलब पब्लिसिटी लो, ढंग से लो। अब फेमस तो उर्फी भी है, बताओ। मतलब ऐसे कुछ भी फेमस होने का शौक नहीं है हमें तो अच्छे तरीके से फेमस होने का शौक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। आज मिलते हैं शाम को 8:30 बजे हरियाणा जीके की सीरीज के साथ। और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इस सीरीज की लास्ट क्लास रहेगी, थोड़ी लंबी लेंगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हम कल की क्लास में लेने वाले हैं। ठीक है, हाँ चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। नई सीरीज देखेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे? आ गया रिजल्ट सीटेट का, बढ़िया है, बता दो। सीटेट तो अपने सारे ही बालक पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
कौन कह रहा था नोनी? हम अकेले दो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आ जाइए वही फटाफट से। हाँ, आज सच में चाय पर चर्चा हो गई। मैं बिल्कुल बिल्कुल राइट मतलब क्लास ऑन करने आ रही थी, तभी मेरी डोर बेल बजी और रवि सर इधर से जा रहे होंगे, कुछ मेरे हस्बैंड से काम होगा तो आ गए। मैंने कहा सर क्लास शुरू कर रही हूँ मैं। फिर कहते रहे मैडम रुक जाओ, 10 मिनट बाद कर लेना, चाय तो पिला जाओ। मैंने कहा हाँ वो तो मजाक की बात है, चाय पिला के ही शुरू करूंगी। तो बस इसीलिए 10 मिनट लेट हो गई। 10 क्यों, फिर अब वही बैठ के फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स की बात करने लगे सर, कुछ कुछ है ना। चलो इसलिए लेट हो गई। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे कह रहे छुट्टी मारो मौज हो गई। मंडे टू फ्राइडे कोई छुट्टी नहीं होएगी, ठीक है ना, वो शनिवार एतवार बहुत है। चलो हाजिर है हम अपनी 12 बजे वाली सीरीज के साथ। बट कोई बात नहीं यार, देखो कभी कभी छोटे मोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। करते हैं स्टार्ट। आज हम अपनी सीडीपी सीरीज का जो चैप्टर वाइज सीरीज है उसकी हम लास्ट क्लास करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लास्ट क्लास कर रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझाती हूँ। सबसे पहले इन तीनों शब्दों को समझ लो कि ये 3 शब्द क्या है। अब किसी टॉपिक पर बहस नहीं होगी, बाद में लास्ट में बात करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, मंडे टू फ्राइडे क्लास फिक्स होती है, टाइम इधर उधर हो जाता है, समय कुछ कुछ होता है तो, अदरवाइज नहीं होता है टाइम इधर उधर, ठीक है। हाँ, और 15 तारीख से बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, टाइम शेड्यूल बदल जाएगा, सुबह का हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में क्या फर्क है। तो इंटरेस्ट होता है रुचि, आपकी किसी भी बात के लिए रुचि है, आपको कुछ कुछ पसंद है। जैसे मुझे बहुत सारी चीजें पसंद है लाइफ में, तो भाई मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है, मुझे खाना बनाना भी पसंद है, मुझे ये भी, ये वो ये, तो ये सारी मेरी रुचि है, ठीक है। ये सारी क्या है भाई, मेरी रुचि होती है। जो हमें XYZ कुछ भी पसंद आते हैं तो ये सारी क्या होती है, रुचि होती है। जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो लास्ट में पूछना, सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करके जाऊंगी। अभिरुचि क्या होता है? अब देखो रुचि तो भाई मुझे दुनिया भर की है, लेकिन क्या दुनिया भर की चीजें मेरी जिंदगी में मेरे को एक करियर अपॉर्चुनिटी दे सकती हैं? नहीं दे सकती। आपको पता है करियर अपॉर्चुनिटी वो ही दे सकती हैं जो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा खास होती है, जिसके अंदर आपका पैशन होता है। तो जैसे मेरी रुचियां तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरी अभिरुचि, मेरा एप्टीट्यूड सिर्फ और सिर्फ टीचिंग है। जो मेरा पैशन है वो सिर्फ टीचिंग है। तो जिसके अंदर आप भविष्य बनाते हैं वो आपका एप्टीट्यूड होता है, वो आपकी अभिरुचि होती है, ठीक है। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड होता है अभिवृत्ति, दृष्टिकोण। सिंपल भाषा में बोलूं मैं, नजरिया। आपका किसी चीज के लिए, किसी चीज के प्रति आपका क्या नजरिया है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं एटीट्यूड। अपना हरियाणवी में तो ये बोलते थे कि एटीट्यूड झाड़ रहा है। वो झाड़ नहीं रहा भाई, अगले का दृष्टिकोण है चीजों के प्रति। तो जिसका जिस चीज के प्रति जो दृष्टिकोण है वो एटीट्यूड होता है। दिखने में जितने मुश्किल ये शब्द हैं, इनके क्वेश्चन उतने ही सिंपल होते हैं, कुछ नहीं होता। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन विद इंटरेस्ट इन सोशल वर्क प्रेफर टास्क इन्वॉल्विंग। एक पर्सन जो है सामाजिक कार्यों में इंटरेस्ट लेता है, तो उसके अंदर किस प्रकार की रुचि देखने को मिलती है? जो सामाजिक कार्यों में रुचि लेता है तो वो डाटा विश्लेषण पर आधारित होता है, मतलब उसका डाटा विश्लेषण होता है। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करता है। अब सबके कमेंट में लास्ट में देखूंगी, बीच में नहीं बिल्कुल भी। साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान में इंटरेस्ट रखता है। आर्टिस्टिक क्रिएशन या कला में मतलब रुचि रखता है। तो हेल्पिंग अदर्स, तो आपको पता है जो इंसान सोशल वर्क से इंटरेस्टेड होगा, जिसकी सामाजिक कार्यों में रुचि होगी, आप देखोगे वो दूसरों की हेल्प करता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। तो दूसरों की हेल्प करता नजर आ रहा, तो इसका मतलब उसकी सामाजिक कार्यों में रुचि है, ठीक है। तो आंसर यहां पर रहेगा बी। नेक्स्ट है, कौन सा परीक्षण व्यवसायिक रुचि को मापता है? एस्टेट 2020 नहीं 19 का क्वेश्चन है ये, पीजीटी का। कौन सा परीक्षण व्यवसायिक रुचियों को मापता है कि आपकी व्यवसायिक रुचियां हैं, आपके अंदर प्रोफेशनल रूप से जो है अभिरुचियां हैं, कुछ इंटरेस्ट हैं, तो उसको मापने के लिए किस परीक्षण का यूज किया जाता है? तो उसको हम बोलते हैं कुडार, कुडर प्रेफरेंस टेस्ट,
आईक्यू टेस्ट, आपको पता आईक्यू टेस्ट तो बुद्धि मापने के लिए होता है। मान लो नहीं भी पता इस क्वेश्चन का आंसर तो भी आप कर सकते हो। देखो आईक्यू टेस्ट आपको पता है बुद्धि मापने का होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट ये भी आपकी इंटेलिजेंस से संबंधित है। तो ये जो कूडर वाला होता है, ये जो टेस्ट होता है, ये किस लिए होता है भाई? वोकेशनल एजुकेशन के लिए। देखो प्रेफरेंस, आप ऐसे याद कर लो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। प्रेफरेंस, हम व्यवसाय में हमेशा प्रेफरेंस देते हैं कि मुझे ये वाला व्यवसाय अपनाना है या ये वाला व्यवसाय अपनाना है, तो हम प्रेफरेंसेस पे क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, तो आंसर यहां पर रहेगा ए। ठीक है, आंसर यहां पर क्या रहेगा? ए रहेगा। व्हेन यू वर्क ऑन द प्रेफरेंसेस, तो आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड इज एबिलिटी। अभिक्षमता या अभिक्षमता, कुछ भी लिख दे। हाँ, अभिक्षमता का क्या अर्थ होता है देखते हैं। अक्वायर स्किल्स, कौशल अर्जित करना, आप किसी भी चीज को कौशल अर्जित करना, वो अभिक्षमता होती है। मेंटेन फिजिकल हेल्थ, मतलब फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखना है। हैंडल इमोशनल स्ट्रेस, भावात्मक तनाव को संभालना है। या डेवलप पर्सनैलिटी, या व्यक्तित्व को विकसित करना है। तो अभिक्षमता का क्या मतलब होता है? आपका एप्टीट्यूड का क्या मतलब होता है? आपको हैंडल, आपका जो कौशल अर्जित करना, सॉरी, कोई भी कौशल है, कोई भी स्पेसिफिक कौशल आप अर्जित करते हो, स्पेसिफिक चीज आप एक्वायर करते हो, तो वो क्या होता है? वो आपका क्या होता है? एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, वो किसके अंदर आता है भाई? एप्टीट्यूड के अंदर आता है। कोई भी आप स्पेसिफिक कौशल जो है अर्जित करते हो, तो वो किसके अंदर जाता है भाई? आपका एप्टीट्यूड के अंदर चला जाता है ना। कोई भी स्किल आप जब अचीव करते हो, तो कोई भी स्किल अचीव करते हो तो कुछ खास होता है, तो खास होता है तो वो किसके अंदर होता है? एप्टीट्यूड में। तो आंसर यहां पर रहेगा 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैकेनिकल एटीट्यूड। निम्न में से यांत्रिक क्षमता कौन सी होती है? यांत्रिक क्षमता होती है जो इंस्ट्रूमेंटल से रिलेटेड होती है, जो चीजों से रिलेट करते हैं, जो कल पुर्जों से रिलेटेड होती है, उसको हम बोलते हैं क्या भाई? उसको हम बोलते हैं यांत्रिक क्षमता। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक क्षमता। अंडरस्टैंडिंग मशीन ऑपरेशंस, मशीन के संचालन को समझना कि मशीनरी को कैसे ऑपरेट करना है। या राइटिंग रिपोर्ट्स, या रिपोर्ट्स को लिखना है। या पब्लिक स्पीकिंग, सार्वजनिक रूप से कोई भाषण देना है। या कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी संघर्ष समाधान करना है। तो जब भी आपको शब्द मिल जाए मैकेनिकल, यांत्रिक, यांत्रिक जो बुद्धि है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दी हुई है, ध्यान रखेंगे। ये थॉर्नडाइक ने दी थी, यांत्रिक इंटरेस्ट, यांत्रिक बुद्धि, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, कुछ भी कह दो। तो ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग द मशीन ऑपरेशंस, मतलब किसी भी चीज की मैकेनिकल चीजों को कैसे ऑपरेट करना है, ये उससे रिलेटेड बुद्धि कह दो, उससे रिलेटेड एप्टीट्यूड कह दो। आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड इज मेजर्ड बाय। संख्यात्मक क्षमता को मापा जा सकता है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड इज मेजर्ड बाय, जो संख्यात्मक क्षमता है उसको आप कैसे मापते हो? कैसे मापते हो? न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, सीधी सी बात है, आपके अंदर न्यूमेरिकल वाली अभिरुचि है, तो उसको आप कैसे मापोगे? वोकैबुलरी टेस्ट से, वोकैब से नहीं मापोगे, मैथमेटिकल प्रॉब्लम से, लिसनिंग स्किल से, या पर्सनैलिटी असेसमेंट से। तो आपको पता है यदि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है आपके अंदर, तो हम इसको कैसे मापेंगे भाई? हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में मापेंगे, मतलब मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स है उस तरीके से हम क्या है? न्यूमेरिकल चीजों को मापेंगे। तो आंसर यहां पर रहेगा बी। नेक्स्ट है एटीट्यूड रेफर टू ए पर्सन्स। दृष्टिकोण, मतलब इंटरेस्ट एप्टीट्यूड के बाद एटीट्यूड। दृष्टिकोण क्या है? नजरिया क्या है? अभिवृत्ति क्या है? इसको हिंदी में आपको अभिवृत्ति लिखा मिलेगा पेपर में। ठीक है, अभिवृत्ति। लास्ट में इसके कुछ गागर में सागर वाले पॉइंट लिखवाऊंगी जो पेपर्स की स्टेटमेंट में एज इट इज मिलेंगे। देखिएगा, टेम्परेरी मूड, ये एक अस्थायी मनोदिशा होता है। लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन ऑफ ए पीपल एंड सिचुएशन, लंबे समय तक लोगों की स्थितियों का मूल्यांकन करना होता है। एजुकेशनल स्तर होता है आपका, या कोई जेनेटिक ट्रेड्स होते हैं। देखो ये जेनेटिक ट्रेड्स तो होते नहीं है, क्योंकि जेनेटिक ट्रेड्स का मतलब जो जन्म से आपके अंदर होते हैं। अभिवृत्ति कभी जन्म से नहीं होती। एटीट्यूड कैसे बनता है? एटीट्यूड बनता है लोगों को देख के, है ना भाई? ओ बॉय क्या हेकड़ी मार रहा है, मैं भी मारूंगा आगे से। तो एटीट्यूड आपके अंदर कभी जन्म से नहीं आएगा, ध्यान रखना, वो लोगों को देखकर ही आता है। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन है जो स्थितियों को इवेल्युएट करते करते, मूल्यांकन करते करते आपको आ जाती है। ठीक है, तो आंसर रहेगा बी। आंसर रहेगा बी। एसेट की डेट के लिए पागल मत हो, मैंने कहा था जब मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे एसेट की ऑफिशियल डेट आ जाएगी भिवानी बोर्ड की साइट पर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तब तक चुपचाप पढ़ते रहो। ठीक है, तो आंसर रहेंगे बी।
नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग लीड्स टू, अध्ययन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण किससे जुड़ा है? आपका पढ़ाई के प्रति बहुत ही पॉजिटिव नजरिया है। जैसे एक तो पढ़ाई को रो रो के पढ़ो, हाय मैं पढ़ना नहीं चाहती, मेरे को पढ़ना पड़ रहा है, मैं दुखी हो गई, मैं मरने को हो रही हूँ, मेरा जी नहीं कर रहा। एक तो तुम ऐसे पढ़ाई को पढ़ो, और एक बिल्कुल पॉजिटिव वे में पढ़ो, यार मैं पढ़ूंगा ना तो बस मेरी जिंदगी बन जाएगी, जो कुछ है बस मेरी लाइफ में तो पढ़ाई ही है। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली हायर एकेडमिक सक्सेस आप लेके आओगे। एजुकेशन को पॉजिटिवली लेके चले, यू रो रो के मत पढ़ो कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है, ये सोच के पढ़ो कि ये पढ़ाई मेरी जिंदगी बदलेगी और मेरे लिए जो कुछ है बस वो मेरी पढ़ाई ही है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी पढ़ाई के प्रति रखोगा, पढ़ाई को भी तेरे से प्यार हो जाएगा और पढ़ाई तेरे को सक्सेस करके चली जाएगी। ठीक है, तो आंसर रहेगा यहां पर बी। नेक्स्ट है विच फैक्टर इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन द मोस्ट, दृष्टिकोण निर्माण की सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? एटीट्यूड को प्रभावित करता है सबसे ज्यादा कौन सा फैक्टर है? आपके जीन्स है, आपका सोशल एनवायरनमेंट है, आपके फिजिकल अपीयरेंस है, या आपके फूड हैबिट है? तो आपको पता है आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है वो क्या करता है, वो आपके एटीट्यूड को फॉर्मेट करता है। जैसा एनवायरनमेंट होता है बंदा वैसी उसकी शक्ल सूरत एटीट्यूड उसका बदलने लग जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, आंसर यहां पर रहेगा बी। इसके क्वेश्चंस में कुछ ज्यादा नहीं होता, लास्ट में जो 5-6 पॉइंट बताऊंगी बस इसकी असली चीज वही है। क्वेश्चंस इसके ऐसे ही होते हैं, सिंपल सिंपल। ए पर्सन विद एन इंटरेस्ट इन टीचिंग एंजॉय, शिक्षण में रुचि रखने वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से किस कार्य में आनंद लेना, ये सारे रीट में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं क्योंकि मैंने पीवाईक्यू करके ही सर्च किए थे सारे। सॉल्विंग मैकेनिकल प्रॉब्लम्स, यांत्रिक समस्याओं को हल करना है। एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट, संकल्पनाओं को समझना है। मैनेजिंग फाइनेंस, वित्त का आनंद लेना है। या ड्राइंग स्केचेस। तो आपको पता है भाई शिक्षण में रुचि रखने वाला बंदा, हमारी टीचिंग में रुचि है तो हमें बस एक ही चीज में इंटरेस्ट है, क्या? एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट, कि हमें भाई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने से मतलब है। मैं आपको हमेशा एक चीज बोलती हूं, जस्ट वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट। जो बच्चा कॉन्सेप्ट पर काम करेगा भाई दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती सक्सेस होने से, और जो बच्चा कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करेगा दुनिया की कोई ताकत उसको रट्टाफिकेशन क्वेश्चंस के आंसर से पास नहीं करवा सकती है। वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। जब आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हो तो क्वेश्चंस तो हवा में हो जाते हैं, क्वेश्चन कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट, रुचि परीक्षणों का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? जो इंटरेस्ट टेस्ट लिए जाते हैं तो उनका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? ठीक है, असेसिंग इंटेलिजेंस, बुद्धि का आकलन करना, मतलब असेसिंग इंटेलिजेंस बुद्धि का आकलन करना होता है। डिटरमाइनिंग जॉब प्रेफरेंस, नौकरी की वरीयताओं को निर्धारण करना। स्मृति में सुधार करना या भावनाओं को मापना। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट? ठीक है, इंटरेस्ट टेस्ट में प्राइमरी पर्पस क्या होता है? इंटेलिजेंस को असेस करना नहीं होता है। डिटरमाइनिंग द जॉब प्रेफरेंस, तो देखो रुचि, आपको किसी बंदे की रुचि पता चलेगी अलग अलग तरीके से तो वो उसको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा उसकी नौकरी की प्रेफरेंस के अंदर। ठीक है, उसकी नौकरी की प्रेफरेंस में कहीं ना कहीं उसको हेल्प करेगा। तो आंसर यह रहेगा बी। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड इज डिफाइंड एज ए पर्सन, आपकी जो अभिक्षमता होती है वो किसी व्यक्ति को किस रूप में परिभाषित करती है? लर्न बिहेवियर, सीखे हुए बिहेवियर के रूप में। नेचुरल टैलेंट एंड एबिलिटी, प्राकृतिक प्रतिभाओं और क्षमताओं के रूप में। इमोशन रिस्पॉन्स, भावनात्मक प्रक्रिया के रूप में। या मेमोरी रिटेंशन या स्मृति धारण के रूप में। तो देखिएगा अभिक्षमता है, आपके अंदर कुछ अभिरुचि है तो वो कहते हैं ना यार ऐसी पैशनेट क्वालिटी जिसको हम अपना भविष्य बना लेते हैं, तो वो पैशनेट क्वालिटी मेरा एक नेचुरल टैलेंट है जो मतलब मेरे अंदर पैदाइशी है। मतलब कहते हैं ना आपका भविष्य हमेशा वही बनता है जो गुण आपके अंदर आपको लगता है कि बहुत ही जबरदस्त मतलब अंदर से निकल के आया है। जब मैं 10वीं क्लास में थी, आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ, मैं जस्ट एक वैसे बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता टीचिंग से मुझे क्यों इतना ज्यादा प्यार है। मैंने 10वीं 12वीं करी थी मेरे ख्याल से, हाँ 12वीं करी थी। तो ऐसे ही मजे मजे से मेरी गली मोहल्ले में एक प्राइवेट स्कूल था, मतलब मैं ऐसे ही चली गई पढ़ाने उसमें 1-2 महीने। मैंने कहा जब तक कॉलेज नहीं खुलते ना ऐसे ही भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं मजे के लिए। तो मैं भी गई थी और मेरी बहन भी गई थी, मतलब मेरी बहन ने ग्रेजुएशन कर लिया था लाइक, तो हम दोनों गए थे। तो वो प्रिंसिपल कहता मेरी बहन से कि भाई मैंने तो आपको अपॉइंट किया, वैसे मैं तो शौकिया गई थी पढ़ाने के लिए, और मैंने भाई क्या जबरदस्त पढ़ाया उस क्लास में। मतलब वो 8वीं 9वीं की क्लास थी, मैंने खुद 12th ही करी थी, और भाई मैंने बहुत तगड़े वाला ऐसे भाषण सा देके मतलब मस्त पढ़ाया। तो प्रिंसिपल कहता मैडम हमने लगाया तो आपको था, बट मुझे लग रहा है आपकी छोटी बहन ज्यादा टैलेंटेड है, और मतलब उसके अंदर तो ऐसे लग रहा है टीचर्स वाली बात। फिर वो कहती सर उसको जो भी नहीं करनी वो तो पढ़ेगी, मैं आई हूँ नौकरी करने।
तो मतलब सर ने ऐसा बोला कि तभी से मुझे लगा यार हाँ मुझे टीचर ही बनना है, मतलब तभी से मेरे अंदर है ना वाइब्स आ गई कि बस मुझे टीचर ही बनना है। और भाई किसी ने रीइंफोर्स कर दिया कि भाई वो तो लड़की ऐसी पढ़ाती है जैसे कि कितना एक्सपीरियंस टीचर पढ़ा रहा हो। फिर मैंने कहा अब तो बस मुझे टीचर ही बनना है पक्का है ना। तो यहाँ पर नेचुरल, फिर मेरी बहन उसी दिन कहती छोड़ना टीचिंग टूचिंग में कुछ नहीं रखा, एंड नाउ शी इज सुप्रीडेंट इन टैक्सेशन डिपार्टमेंट एंड आई एम टीचर, है ना। चलो मतलब मैं शुरू से ही वो थी, सेट थी कि मुझे टीचर ही बनना है। जया जी उसको सारे दिन पढ़ाते थे, पढ़ ले तू भी लग जाएगी, सुप्रीडेंट लग जाएगी, एक्साइज इंस्पेक्टर लग जाएगी। मैंने कहा लगना ही नहीं, टीचर बनना है मुझे। चलो नेक्स्ट है, स्थानिक क्षमता का तात्पर्य किससे होता है? स्पेशल एप्टीट्यूड रेफर टू द, ये तो बहुत बार आता है भाई। आपकी जो स्थानिक क्षमता है ये होती है मैप से संबंधित, मतलब कुछ चीजों की विजुअलिटी से संबंधित होती है। मतलब सिंपल सी बात है, कुछ चीजों की विजुअलिटी से संबंधित होती है। विजुअलाइज ऑब्जेक्ट इन द स्पेस, मतलब आपकी कोई भी चीज है, सिंपल सी बात है, किसी भी चीज से रिलेटेड होती है वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल एटीट्यूड बोलते हैं। जब भी किसी चीज से आप रिलेटेड होती है तो आपको क्या बोलते हैं? स्पेशल एटीट्यूड। जैसे कि वो बुद्धि वाला क्वेश्चन नहीं आता आकाश में जो ये चलाते हैं, जहाज चलाते हैं पायलट, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। पायलट को पहला ऑप्शन किसके अंदर रखोगे आप? स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर रखोगे। और यदि स्पेशल इंटेलिजेंस आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर उसको बॉडी काइनेस्टिक के अंदर लेके जाओगे। लेकिन बॉडी काइनेस्टिक के अंदर तभी लेके जाओगे पायलट को जब आपको ऑप्शन में स्पेशल इंटेलिजेंस ना मिले। ये होती है दिशाओं से संबंधित, डायरेक्शन से संबंधित, विजुअलाइज करना है ऑब्जेक्ट्स को, स्पेस को, चीजों को, ठीक है। तो आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एटीट्यूड? दृष्टिकोण को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। दृष्टिकोण को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, कैसे परिभाषित कर सकते हैं? टेम्परेरी मूड, अस्थायी मनोदिशा, मतलब आप अस्थायी मनोदिशाओं से प्रभावित करोगे। ए लास्टिंग इवेल्युएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन एंड आइडियाज, किसी वस्तु व्यक्ति के विचार का स्थायी मूल्यांकन करके। पर्सनैलिटी ट्रेट्स, व्यक्तित्व के ट्रेट बता के, या आप जेनेटिक जो है कोई भी कैरेक्टरिस्टिक बताते। तो आपको पता है, हाँ, तो दृष्टिकोण का सबसे अच्छा कैसे परिभाषित किया जा सकता है भाई? दृष्टिकोण को तो सबसे अच्छा कैसे परिभाषित किया जा सकता है? ए लास्टिंग इवेल्युएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन एंड आइडियाज, ठीक है। तो आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू एंजॉयिंग सोशल इंटरेक्शंस? सोशल इंटरेस्ट ये बताने की जरूरत नहीं है, सोशल है तो सोशल वाला ही पाएगा, छोड़ो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, इंटरेस्ट इन रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स एंड डिस्कवरीज। डिस्कवरीज के अंदर आपका एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कोई इंटरेस्ट है तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनुसंधान के अंदर किसी तरीके से अंदर क्या बोलते हैं? तो साइंटिफिक इंटरेस्ट होता है, सोशल इंटरेस्ट होता है, मैकेनिकल इंटरेस्ट होता है, या आर्टिस्टिक जो है इंटरेस्ट होता है। तो ध्यान रखना, जब आपको बोल रहा है रिसर्च है, एक्सपेरिमेंट्स है, तो ये कैसा इंटरेस्ट होता है भाई? ये आपका साइंटिफिक इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है भाई? वैज्ञानिक अभिरुचि होती है, हाँ। तो ये क्या होती है भाई? आपकी वैज्ञानिक अभिरुचि होती है, साइंटिफिक इंटरेस्ट होता है। तो आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। नेक्स्ट है, ए इंडिविजुअल विद ए स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल इंटरेस्ट वुड बी प्रेफर इन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन? एक बंदे के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल इंटरेस्ट है तो वो किस प्रोफेशन के अंदर जाएगा? तो वो कौन से प्रोफेशन के अंदर जाएगा भाई? तो वो कौन से प्रोफेशन के अंदर जाएगा? तो आपको पता है जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो वो इंजीनियर बनेगा, सीधी सी बात है, यंत्र कल पुर्जों से काम करेगा, तो किस फील्ड में जाएगा भाई? इंजीनियर के फील्ड में जाएगा। इससे बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बस एक एप्टीट्यूड के टेस्ट के नाम आते हैं आखिर में, वो मैं तुम्हें लिखवाऊंगी खुद से, ठीक है। पीपल इंटरेस्ट इन द लीडरशिप रोल एंड मैनेजिंग स्कूल एग्जीबिशंस, एक बंदा है नेतृत्व की भूमिका निभाता है, प्रबंधन करता है, स्कूल का सारा मैनेजमेंट करता है, तो वो बंदा किस प्रकार के अपने इंटरेस्ट, रुचि, एप्टीट्यूड पे काम करता है? तो वो सोशल या साइंटिफिक, आर्टिस्टिक या लिटरेरी। तो आपको पता है भाई नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है, मतलब लीडरशिप की क्वालिटी बंदे में है। तो लीडरशिप होना एक क्या है? एक सोशल इंटरेस्ट है। लीडरशिप उसी के अंदर आती है जो समाज में बढ़ चढ़ के हर काम में हिस्सा लेता है, तो उसी के अंदर क्या है? लीडरशिप की क्वालिटी आती है। तो आंसर यहां पर क्या रहेगा? ए रहेगा। नेक्स्ट है, रंगों, पैटर्न, सौंदर्य शास्त्र की सराहना करने वाले बंदे कैसे होते हैं? जिनको रंगों से प्रेम है, जिनको पैटर्न से प्रेम है, तो डेफिनेटली दे गाइज आर द आर्टिस्ट, ठीक है। तो वो क्या है भाई? आर्टिस्टिक इंटरेस्ट रखने वाले हैं। इंटरेस्ट के चैप्टर से तो कुछ भी नहीं आता, बस यही आता इंटरेस्ट क्या होता है, ये कैसा इंटरेस्ट है, ये कैसा इंटरेस्ट है, ये कैसा इंटरेस्ट है। एप्टीट्यूड की टाइप आ जाती है और एटीट्यूड से तो कुछ आता ही नहीं, दृष्टिकोण है बस। और एप्टीट्यूड के मापन की विधियां आ जाती हैं जो मैं तुम्हें लिखवा दूंगी लास्ट में, बस यूं पता होना चाहिए ये विधि इसकी है, ये विधि इसकी है।
कौन सा परीक्षण किसी व्यक्ति, वस्तुओं और उनके स्थानिक संबंधों की कल्पना करने के लिए यूज होता है? कौन सा परीक्षण है जो किसी वस्तु, व्यक्तियों, स्थानों की कल्पना के लिए यूज होता है? तो सिंपल सा है, देखो जब अपने आप ही आ गया स्थानों की कल्पना के लिए यूज होता है, तो स्थानों की कल्पना के लिए यूज होगा तो कौन सा टेस्ट होगा भाई? स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। मतलब एक सेकेंड, हाँ स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। बस सिंपल सी बात है, जब स्थानिक संबंधों की कल्पना हो रही है, वस्तुओं के उनके स्थानिक संबंधों की कल्पना हो रही है, तो वो कौन सा हो जाएगा भाई? स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा। वोकेशनल है तो कूडर वाला हो जाएगा, और अंतर समझना है तो डिफरेंशिएशन वाला हो जाएगा। इनके नामों से भी पता चल जाता है। मैथ समझना है तो मैथ्स वाला हो जाएगा, ओरल समझना है तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सामान्य क्षमता, बस एक बार एस्टेट में एक क्वेश्चन आया था। एस्टेट के पेपर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं इस चैप्टर से, सिर्फ आते हैं तो पीजीटी में आते हैं, पीआरटी और टीजीटी में तो बहुत रेयर ही देखा है मैंने क्वेश्चन, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन 2-3 बार ही आए हैं, और अब तो वैसे सिलेबस से कट है, लेकिन फिर भी मुझे लगा मैं करवा देती हूँ जब मैंने सारे चैप्टर करवाए। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य क्षमता का उदाहरण है? तो सामान्य क्षमता, एग्जाम्पल ऑफ द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो सामान्य क्षमता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो कौन सा है भाई? वो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको हम बोलते हैं सामान्य क्षमता वाला टेस्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सामान्य क्षमता वाला टेस्ट बोलते हैं। कूडर प्रेफरेंस, तो ऐसे याद रखना, प्रेफरेंस तो हम व्यवसाय में करेंगे, तो ये तो आपका वोकेशनल टेस्ट होता है, ये तो आपका बुद्धि का टेस्ट होता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। तो आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य क्षमता परीक्षण का उदाहरण है? सेम है ये क्वेश्चन तो। नेक्स्ट है, क्लैरिकल क्षमता परीक्षण निम्नलिखित में से किस प्रकार की एबिलिटी होती है? क्लैरिकल एबिलिटी, एक बार ये क्वेश्चन आया था 2018 में। क्लैरिकल एबिलिटी कौन सी होती है? क्रिएटिविटी होता है, मैनुअल होता है, ऑफिस टास्क और टाइपिंग एंड द फिलिंग। आपको पता है टाइपिंग, ऑफिस टास्क, फाइलिंग, यही क्या होता है? क्लैरिकल एप्टीट्यूड होता है। जिसके अंदर क्लैरिकल होगा तो उसके अंदर, एक बार ये क्वेश्चन आया था शिक्षा वाला कि एक शिक्षा में जाना चाहता, उसके अंदर किस प्रकार की बुद्धि वो है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है। अधिगम के परिणामों से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज द मीन ऑफ द लर्निंग आउटकम्स? लर्निंग आउटकम्स क्या होता है? अधिगम का सीखने का प्रतिफल क्या होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट लर्निंग, सीखने में बिताए गए घंटे, कितने घंटे तूने पढ़ा है ये मैटर नहीं करता। मैं हमेशा कहती हूँ बहुत पढ़ना मैटर नहीं करता, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना मैटर करता। कई बार बहुत पढ़ने वाले भी रह जाते हैं, और कई बार थोड़ा पढ़ के भी लास्ट बॉल पे छक्का लगा के पास हो जाते हैं। तो बहुत पढ़ना मैटर नहीं करता, एग्जाम में क्या आता है उस तरीके से पढ़ना मैटर करता है, ठीक है ना। तो स्किल्स, नॉलेज एंड द एबिलिटीज गेन्ड आफ्टर द लर्निंग, द टीचर सेटिस्फेक्शन लेवल, अध्यापक की संतुष्टि का लेवल, या स्पीड ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग की स्पीड, आप धीमे पढ़ रहे हो, तेज पढ़ रहे हो, ऑथेंटिक पढ़ रहे हो, ठीक है, ठीक है। द टीचर सेटिस्फेक्शन लेवल भी मैटर करता है, लेकिन सबसे बड़ा मैटर क्या करता है कि आपने क्या स्किल सीखा है, क्या आपकी लर्निंग इनहेंस हुई है, क्या उसका आउटकम आया है, वही उसका रियल आउटकम होता है। आपने कितना पढ़ा है कोई नहीं देखेगा, आप दिन रात पढ़े हो कोई नहीं देखेगा, आपका रिजल्ट क्या है सारी दुनिया पूछेगी। तो ध्यान रखना, वर्क ऑन योर रिजल्ट, आपका रिजल्ट सब देखेंगे, आप कितने दिन से पढ़ रहे हो कोई नहीं देखेगा। अब तो तुम्हें तानने और सुनने को मिलेंगे, मेरी बात है ना, ध्यान से सुन लो। अब तो तुम्हें तानने और सुनने को मिलेंगे कि अब तो एस्टेट इतना पोस्टपोन हो गया था, अब भी पास नहीं हुआ निगम में। मतलब कोई घर वाला नहीं कहेगा कि एस्टेट पोस्टपोन हो गया था तो घर के काम ज्यादा करने लगी थी छोरी ना, यही बोलेंगे कि इतने दिन हो गए थे अब तो पोस्टपोन भी हो गया था, अब भी तेरी पढ़ाई ना हुई। तो भाई पढ़ लो, आउटकम्स देने का वक्त आ गया, एग्जाम फरवरी में ही होगा, चुपचाप करके पढ़ लो, है ना। मार्च में तो बिल्कुल भी नहीं होता हरियाणा बोर्ड का एग्जाम, मैं आपको बताऊं एग्जाम फरवरी में ही होगा, चक्कर में मत रहना किसी, ठीक है। तो आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, लर्निंग आउटकम शुड बी, अधिगम के परिणाम कैसे होने चाहिए? एम्बिग्यूअस, मतलब अस्पष्ट होने चाहिए, अस्पष्ट नहीं होने चाहिए भाई, स्पेसिफिक, मेजरेबल, मापने योग्य होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक अधिगम का परिणाम का उदाहरण है? Which of the following is an example of the cognitive learning outcome? संज्ञानात्मक लर्निंग आउटकम का उदाहरण कौन सा सही है? आपको ध्यान रखना कौन सा सही है, ठीक है। डेवलपिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, मतलब डेवलपिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड कि आप चीजों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करो, ये संज्ञान में नहीं है। फिजिकल फिटनेस का भी संज्ञान में नहीं है। सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम, बिल्डिंग टीम वर्क स्किल। आपको पता संज्ञान क्या है? संज्ञान है ज्ञान, थिंकिंग, प्रोसेस, चिंतन, कुछ एक्ट करना, प्रॉब्लम सोल्व करना। तो ये सब किस में आता है भाई? संज्ञान के अंदर आता है, ठीक है। ये सब किस में आता है? संज्ञान के अंदर आता है। तो आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। यस, शाबाश, आंसर रहेगा सी।
नेक्स्ट, सीखे हुए मोटर्स कौशल को प्रदर्शित करने की क्षमता किसका उदाहरण है? द एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट लर्न मोटर स्किल इज द एग्जांपल ऑफ। सीखा गया मोटर स्किल, मोटर स्किल होता है जिसके अंदर कोई आपकी एक्टिविटी लगी हो, सिंपल सी बात है, तो वो किसका उदाहरण है? वो कॉग्निटिव आउटकम्स का है, अफेक्टिव आउटकम्स का है, या साइकोमोटर आउटकम का है? आउटकम से क्वेश्चन अब की बार सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है लर्निंग आउटकम, ठीक है ना? तो ये साइकोमोटर आउटकम्स का है। आपको पता है कोई भी आप मोटर स्किल सीख रहे हैं, कुछ भी तरीके का काम आप सीख रहे हैं, तो ये किसके अंदर जाता है भाई? ये आपका साइकोमोटर आउटकम के अंदर जाता है, ठीक है? ये किसमें जाता है? मनोदैहिक परिणाम के अंदर जाएगा। आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है, विच डोमेन ऑफ लर्निंग आउटकम्स इज एसोसिएटेड विद वैल्यूज, एटीट्यूड एंड इमोशंस। लर्निंग की कौन सी आउटकम है जो कि आपके एटीट्यूड, वैल्यूज एंड इमोशन से संबंधित है? तो आपके एटीट्यूड, वैल्यूज एंड इमोशन से जो संबंधित है वो कौन सी डोमेन है भाई? वो अफेक्टिव डोमेन है, ठीक है? वो कौन सी डोमेन है? अफेक्टिव डोमेन है, आपको ध्यान रखना है। तो वो कौन सी डोमेन है? अफेक्टिव डोमेन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लर्निंग आउटकम इज करेक्ट। अधिगम के परिणामों के लिए कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। दे शुड फोकस सोली ऑन द नॉलेज, वो सिर्फ ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। दे कैन इंक्लूड स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड, वो कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण सब पर आधारित होने चाहिए। दे आर द सेम एज लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जैसे लर्निंग के उद्देश्य है वैसे ही लर्निंग के आउटकम होनी चाहिए। दे आर नॉट नीड टू बी मेजरेबल, उनको मापने की कोई भी जरूरत नहीं होती। यस रोहित आस्क्ड हियर। तो दे कैन इंक्लूड स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड, उनके अंदर आपका कौशल, आपकी नॉलेज, आपका एप्टीट्यूड सब कुछ दिखाई देना चाहिए, तभी पता चलेगा आपका लर्निंग आउटकम्स आया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रभावी अधिगम परिणामों की विशेषता नहीं है? ठीक है, ये कह रहा है कौन सा प्रभावी अधिगम परिणामों की विशेषता नहीं है। क्लियर एंड कंसाइंस होते हैं भाई, ये बिल्कुल क्लियर होंगे, मेजरेबल होंगे, अस्पष्ट नहीं होंगे, ठीक है? अस्पष्ट नहीं होते कभी भी, कोई भी लर्निंग आउटकम है वो अस्पष्ट नहीं होना चाहिए भाई, क्लियर पता होना चाहिए कि मैंने इतना सीखा, इतना पढ़ा, ये किया है मैंने। तो यदि आप अब भी अपने अस्पष्ट हो तो इसका मतलब आप सही नहीं सीख रहे हो। क्लैरिटी पे काम करो कि मैंने इतना पढ़ लिया, इतना मेरा बाकी है, इतना मैंने पढ़ना है, ये मेरी स्ट्रेटजी है, अगले 1 महीने मैंने ऐसे काम करना, पेपर की डेट आने वाली है, तो अपना क्लियर बना के चले चीजों को। तो आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट इन ब्लूम टेक्सोनॉमी, क्रिएटिंग न्यू आइडियाज कैटेगराइज्ड अंडर। क्रिएटिंग न्यू आइडियाज किस कैटेगरी के अंदर है? रिमेंबरिंग के अंदर है। तो क्रिएटिंग न्यू आइडियाज है तो सीधी सी बात है, कुछ नया आइडियाज क्रिएट करना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई? क्रिएटिंग ही बोलेंगे, ठीक है? इतनी कोई जरूरत नहीं है रोहित, ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेशल आप ओएमआर लो। आपको ज्यादा है कि इस तरीके से प्रैक्टिस करके मैंने अपना टाइम मैनेज करना है, तो खाली कॉपी के ऊपर भी गोल गोल गोले बना बना के कर सकते हो, ठीक है? और यदि रेफरेंस ओएमआर पड़ी है तो मन में है तो करके देख लो, बट इतना कोई बहुत जरूरी नहीं लगता मुझे। बट हाँ, प्रैक्टिस करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इतना जरूरी नहीं है कि ओएमआर ही भर के देखो, क्योंकि वो चीजें कब होती है? जब टाइम शॉर्टेज होता है। और एस्टेट में 2.5 घंटे में पेपर बहुत इजीली हो जाता है, बस मैथ्स वाले देख लो थोड़ा सा, जिनके सोल्व करने वाले सब्जेक्ट होते हैं उनको तो टाइम लगता है, बाकी को इतना नहीं लगता, हो जाता है 2.5 घंटे में पेपर मैनेज, है ना? बट कर लो, करने में क्या जाता है। वाई आर लर्निंग आउटकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर्स? लर्निंग आउटकम्स, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, लर्निंग आउटकम टीचर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है? दे हेल्प सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस फॉर द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट से सही क्लियर उम्मीदें मतलब आधारित कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। दे रिप्लेस टीचिंग मेथड्स, वो अपने टीचिंग के मेथड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। दे लिमिट क्लासरूम डिस्कशन, वो क्लासरूम की चर्चाओं को लिमिट में कर सकते हैं। दे एलिमिनेट द नीड ऑफ असेसमेंट, वो असेसमेंट की नीड को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो, असेसमेंट को अधिगम परिणाम शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ताकि वो छात्रों के लिए स्पष्ट एक्सपेक्टेशंस, भाई किस छात्र को कितना क्या चाहिए, तो उस तरीके से वो चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए लर्निंग आउटकम्स बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अपने टीचिंग मेथड में चेंज भी कर सकते हैं, ये अलग बात है, बट हम 1 को प्रायोरिटी देंगे, तो आंसर क्या रहेगा भाई? 1 रहेगा, ठीक है? अब कुछ पॉइंट है छोटे छोटे जो रुचि अभिरुचि के बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको सुन लीजिए, ठीक है? ज्यादा नहीं है कुछ खास, बट थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको सुन लीजिए। 1-2 पॉइंट और जो पेपर में मैंने मतलब मुझे देखने को मिले हैं, छोटे छोटे मगर मोटे पॉइंट। कहाँ गया? 1 मिनट रुको। 2-4 मेन पॉइंट है, लिख लो। जो मैं तुम्हें आप पॉइंट बता रही हूँ वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना? पूरी क्लास के
एक तो क्वेश्चन आएगा कि रुचियां जन्मजात होती हैं या अर्जित होती हैं, मतलब जो रुचि होती है वो आपकी इनेट क्वालिटी है, मतलब जन्म से आपके अंदर होती हैं, या आप उसको बाहर आके एक्वायर करते हो। तो देखो इंटरेस्ट ऐसी चीज है जो आपको पैदाइशी भी कुछ ना कुछ होते हैं घर गृहस्थी से, और बाहर आके भी बन जाते हैं। तो रुचियां बेसिकली जन्मजात भी होती हैं और रुचियां आपकी अर्जित भी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपकी रुचियां जन्मजात भी होती हैं और रुचियां आपकी अर्जित भी होते हैं। ठीक है, इस तरीके के पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आता है कि इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं या नहीं होते, मतलब रुचि स्थायी होती है या नहीं होती। तो ध्यान रखना रुचियां कभी स्थायी नहीं होती। आज मुझे कुछ पसंद है, कल मुझे कुछ पसंद है, परसों मुझे कुछ पसंद है ना, चीजें बदलती रहती हैं, आपको पता है। ठीक है, तो रुचियां पलटती रहती है, रुचियां स्थायी नहीं होती है। इंटरेस्ट आर नॉट परमानेंट। ठीक है, इंटरेस्ट आर चेंजेबल, इंटरेस्ट बदलते रहते हैं। मेरे तो बहुत इंटरेस्ट बदलते हैं, एप्टीट्यूड नहीं बदलता है, वो स्थायी रहता है ना, लेकिन इंटरेस्ट आपके जो है बदलते रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। रुचि जो है स्पेसिफिक होती है, मतलब हर व्यक्ति में रुचिज आर पर्सनल थिंग, हर इंसान में अलग अलग करके रुचि होती है। तो रुचि जो है पर्सनल होती है, आपको ध्यान रखना, हर इंसान में अलग अलग होती है। इनेट इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि आपकी नींद, ये जो खाना पीना, ये वो सबके जन्मजात इंटरेस्ट होते हैं भाई। अक्वायर इंटरेस्ट होते हैं, जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो, सीख रहे हो जिंदगी में, डांस नृत्य ये वो कुछ भी आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपके अक्वायर हो जाते हैं सारे के सारे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आया था स्टेट के अंदर, मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन आएगा थ्रस्टन, थ्रस्टन जो है किससे संबंधित है? तो थ्रस्टन आपको पता बुद्धि से संबंधित तो है ही है, थ्रस्टन का बुद्धि मापन है, पीएम में है, 7 पीएम में है, थ्रस्टन की है। लेकिन बुद्धि से अलग आपको समझ आए थ्रस्टन यदि पूछा जाए तो थ्रस्टन का रुचि परीक्षण भी है। ठीक है, तो थ्रस्टन जो है रुचि से संबंधित भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखेंगे। तो थ्रस्टन जो है रुचि से संबंधित भी है, मेक श्योर आप याद रखें। फिर यदि आपसे अभिरुचि पूछी जाए तो अभिरुचि स्थायी होती है, ध्यान रखना अभिरुचि स्थायी है। अब टीचिंग मेरा स्थायी है, मतलब मुझे टीचिंग पसंद है, बस मैं कर रही हूं। ठीक है, वर्षा शर्मा डेली जो मैंने सर लगाए हैं, अनिल सर, आपको पता, देखो यार सबका अपना होता है। पायल मैम टाइम नहीं दे पा रहे थे, मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैम ने सिलेबस पूरा करवा रखा है, सिर्फ आपका जो प्रैक्टिस है थोड़ा बहुत वो बाकी है। और अनिल सर मैंने स्पेशल प्रैक्टिस के लिए लगा रखे हैं, डेली शाम को 7 बजे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कृपा करके आप ज्वाइन करो। वो इसीलिए लगाए हुए हैं क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ 1% भी। तो कृपा करके आप ऐसा ना लिखें। और वसूल इन द सेंस सिलेबस पूरा है, सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिस एग्जाम तक आपको अनिल सर करवा रहे हैं। 7 बजे सेशन आके ज्वाइन करा करें, और सिर्फ आपके ओरिएंटेड प्रैक्टिस ही करवा रहे हैं, पीजीटी वालों के लिए ही। ठीक है ना। तो कुछ भी लिखने से पहले शायद आप मैसेज करते तो आपको बेटर पता होता है ना। तो ये स्थायी भी होती है, आपको ध्यान रखना है, और ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है स्थायी होती है। ठीक है, एक ये 2-3 नाम लिख लो, पेपर में आएंगे क्वेश्चन। मिनीसोटा का क्लैरिकल उपयोगिता, बस आपको इतना सा याद रखना है कि ये अभिरुचि के टेस्ट होते हैं। ठीक है, आपको इतना सा याद रखना है, ये अभिरुचि के टेस्ट होते हैं। कौन कौन से ये क्वेश्चन है बस जो एस्टेट में आज तक आया, अदरवाइज आज तक एस्टेट में कभी क्वेश्चन नहीं आया। इनके नाम लिख लो आप। एक तो है मिनीसोटा, मिनीसोटा मिनीसोटा क्लैरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, मिनीसोटा क्लैरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। दूसरा है डेट्रॉइट, मैंने क्या बोला, जो बस तुम्हें अब लिखवा रही हूं ना क्वेश्चन इन्हीं से आएगा बस। डेट्रॉइट मैकेनिकल टेस्ट, डेट्रॉइट मैकेनिकल टेस्ट। डिफरेंशियल टेस्ट। ठीक है, बस वो तुमसे ये पूछ लेगा कौन सा रुचि का टेस्ट है, कौन सा अभिरुचि का टेस्ट है। ठीक है, तो ये अभिरुचि के टेस्ट है। मिनीसोटा करके पूछा था ना स्टेट 2020 में, मिनीसोटा टेस्ट कैसा है, रुचि का है, अभिरुचि का है या अभिवृत्ति का है, ऐसे करके क्वेश्चन याद रखने हैं। ठीक है, तो मिनीसोटा है, डिफरेंशियल है, और डेट्रॉइट है, ये अभिरुचि के टेस्ट है। ठीक है, ये किसके टेस्ट है भाई, अभिरुचि के। और रुचि के कौन से हैं भाई, थ्रस्टन रुचि टेस्ट, और कूडर, और पीएसएम। ठीक है, कूडर, थ्रस्टन, पीएसएम, ये किसके हैं भाई, रुचि के टेस्ट हैं। ठीक है, ये किसके हैं भाई, रुचि के टेस्ट हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाना, गलत मत कराना, यहीं से क्वेश्चन पूछता है बस वो। क्लियर।
और अभिवृत्ति के और लिख लो। अभिवृत्ति के सबसे ज्यादा पूछे हैं आज तक एस्टेट में। ये रुचि के हैं, ये अभिरुचि के हैं। क्लियर? पॉज करके लिख लेना दोबारा। अभिवृत्ति के 2-3 टेस्टों के और नाम लिख लो, बस तुम्हें पेपर में मिलेगा तो यहीं से क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं है। अभिवृत्ति, अभिवृत्ति का जो टेस्ट है, एक तो है आपका थ्रस्टन एवं चेव का टेस्ट, ठीक है, समदृष्टि अंतर टेस्ट, समदृष्टि अंतर टेस्ट, थ्रस्टन एवं चेव, ठीक है, थ्रस्टन एवं चेव का टेस्ट है, जिस टेस्ट का नाम है समदृष्टि अंतर टेस्ट। एक क्वेश्चन ये आया था एस्टेट 2021 में, गुटमैन परीक्षण, गुटमैन क्रमबद्धता परीक्षण किससे संबंधित है? गुटमैन क्रमबद्धता परीक्षण, तो ये सारे किसके हैं भाई? एटीट्यूड के, ठीक है, ये सारे किसके हैं? एटीट्यूड के, ठीक है। एक है आपका बोगाडर्स परीक्षण, ठीक है, बोगाडर्स परीक्षण, बस ये नाम ही याद करने और कुछ ही नहीं करना तुम्हें। वो पूछेगा इनमें से इससे संबंधित कौन सा, इससे संबंधित कौन सा नहीं है, बोगाडर्स परीक्षण। और एक है एडवर्ड और किलपैट्रिक का भेद बोधक परीक्षण, एडवर्ड और किलपैट्रिक का भेद बोधक परीक्षण। आज की जो पीडीएफ भेजूंगी ना, डोंट वरी, उसके पीछे ये टेस्ट की फोटो भेज दूंगी, ठीक है। आज की जो मैं तुम्हें पीडीएफ अभी टेलीग्राम पर शेयर करूंगी, पीडीएफ नंबर 20, उसके पीछे मैं ये टेस्ट की फोटो खींच के भेज दूंगी। और जिसके पास मेरी बुक है उसको जरूरत नहीं है, बुक में मेंशन है, ठीक है। वैसे आज की पीडीएफ आपको पता है, डेली की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भेजती हूँ, तो क्लास के बाद मैं पीडीएफ भेजूंगी तो मैं आपको इन टेस्ट की पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, साथ में ये टेस्ट भी लगा दूंगी, ठीक है भाई। हाँ, क्लियर? हाँ सुमित्रा, धन्यवाद, आई फील द सेम। ठीक है भाई, क्लियर, क्योंकि विद्या देवी है, विद्या पढ़ाई है। क्लियर भाई? मोनिका पूछिए एटीट्यूड क्या होता है। मोनिका भाई मतलब पूरी क्लास जा चुकी है, अब कैसे बताऊं एटीट्यूड क्या होता है, बहुत अच्छे समझाया, क्लास को शुरू से देखना। एटीट्यूड होता है नजरिया, दृष्टिकोण। क्लियर भाई? चलो, तो ये थी अपनी सीडीपी की कंप्लीट प्रैक्टिस सीरीज। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, मैं बहुत ज्यादा प्रयत्न करती हूँ आप लोगों के लिए। फिर भी एक कहावत है ना, खुश तो भगवान को भी नहीं किया जा सकता, तुम तो ठहरे इंसान, ठीक है। बाकी मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, जैसे एक बच्चे ने अभी कमेंट किया कि मैम वसूल करवा दो हमारी पीजीटी वाली भी प्रैक्टिस करवा के, पॉलिटिकल वाली। मैं आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि जिस भी बच्चे ने अचीवर पे ट्रस्ट किया होता ना, मान लो XYZ मेरे बैचेस में तो बेशक टीचर पढ़ा रहे हो, लेकिन भाई आई एम द रिस्पॉन्सिबल, और मैं अपने एक एक बैच के एक एक टीचर के एक एक बच्चे का ध्यान रखती हूँ। जो बच्चा अचीवर पे आ गया ना, मैं सोचती हूँ मेरे लिए आया है, और मैं उसका बहुत ध्यान रखती हूँ। कोई टीचर आ रहे हैं जा रहे हैं वो उनकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन निशा मैडम अपने बच्चे का 100 नहीं 200% साथ देती है, और एग्जाम तक साथ देती है, और एग्जाम के बाद भी मतलब साथ देते हैं। और आप ये लगाओ कि मैं जब तक साथ देती हूँ जब तक नौकरी लग के बच्चा मुझे मिठाई ना खिला के जाए। मैं सोचती हूँ ये भाग नहीं जाना चाहिए, नौकरी लग के मिठाई मेरे को ही दे के जाएगा, ऐसा थोड़ी ना मेहनत मैंने करी है इस पे नौकरी की मिठाई कोई और खाए। तो मेरा बच्चा तो मुझे नौकरी लग के ही वापस जाता है, तो मैं बहुत ज्यादा एफर्ट्स करती हूँ। तो कभी भी ऐसे कमेंट एटलीस्ट मत लिखा करो कि अरे मैडम मेरी भी वसूल करवा दो। यदि तुमने एक भी पैनी अचीवर अकेडमी ऐप पर लगाई है, जो तुमने सोच के लगाई है ना, उससे ज्यादा वसूल होगा, चाहे वो कोई भी बैच हो, है ना। और टेंशन ना लो। और एसएसटी की भी देखो मैम, देखो सबके अपने डिसीजन होते हैं। मैम को था कि मैम के हस्बैंड को कि अपना करना, ठीक है भाई, सबके अपने डिसीजन है, मैं किसी के डिसीजंस में, और मैम के कुछ और फ्यूचर प्लान है। तो मैम को ये था कि मैम मेरा बैच पूरा है, मैंने सिलेबस पढ़ा रखा, सब कुछ है, आगे मैं नहीं चाहती कंटिन्यू करना, मैं तो इट्स ओके। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि भाई जो मेरा बच्चा है वो कहीं से भी सफर करेगा। मैंने उसी दिन दूसरा टीचर तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए रेडी कर दिया है, ठीक है ना। सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन हमारा काम अनकंप्लीट नहीं होता, हमारी एक एक चीज हम कंप्लीट करवाते हैं टीचर, ठीक है ना। तो लेकिन मुझे रहता है बच्चे से कनेक्टिविटी जरूरी है, तो मैं आपके लिए 100% रेडी रहती हूँ हमेशा, ठीक है ना। तो आपका जो बचा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ करवा रखा है मैडम ने, बचा तो कुछ है ही नहीं। ये तो खामखा की होती है, जब पेपर तुम्हारा हो नहीं रहा है स्टेट का, तुम्हें ये रह रहा है जब तक पेपर ना हो बस टीचर हमारे पीछे लगा रहे। अरे हर चीज हर बैच में 100% है, पढ़ के तो देखो तुम उसको।
लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम पता क्या होती है, टीचर बस हमारे पीछे लगा रहे। तो कोई बात नहीं, मैंने तो पीछे लगाने के लिए भी टीचर और लगा दिए, पेपर तक तुम्हें पढ़ाते रहेंगे, ठीक है, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। और मैंने तो बच्चों से मैसेज करके पूछा था, जिसका जिसका जो भी टॉपिक आया था वो सब मैं सर से करवा रही हूँ 7 बजे, सो नीड नॉट टू वरी, ठीक है ना भाई। चलो अब मेरी बात सुनो, अब मैं सीडीपी बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाली हूं, मैंने बहुत अच्छे से सीडीपी पढ़ाई है बैच में, इवन यूट्यूब पर भी बहुत मैराथन्स पढ़ी है मेरी सीडीपी की। फिर मैंने सारे प्रीवियस ईयर तुम्हें करवा दिए हैं, मैंने तुम्हें चैप्टर वाइज करवा दिए हैं, मैंने तुम्हें मेरी बुक के चैप्टर वाइज करवा दिए हैं। तो मतलब मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा काम करवा दिया है सीडीपी में, मुझे नहीं लगता मुझे और कुछ भी करवाने की जरूरत है, ठीक है। और किसी को बहुत डिटेलिंग में पढ़ना है तो यू कैन ज्वाइन अचीवर एकेडमी आप, यदि आपको बहुत ही डीप में सारी चीजें करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज मैं आज यहाँ पर अलविदा करती हूँ इस सीरीज को, तो इस सीरीज को हम यहाँ पर नहीं कहते। कॉमर्स वाली मैम से भी मैंने कल ही बात करवाई थी, शी सेड मैडम मैंने सारे प्रीवियस करवा रखे हैं, सारी प्रैक्टिस करवा रखी है, सारी मैराथन ले रखी है, पेपर ही ना हो तो मैं क्या करूं। तो तुम है ना, एक चीज तुम लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, टीचर अपना सब कुछ करवा के छोड़ देता है बैच को, ठीक है। अरे भाई पेपर नहीं हो रहा तो टीचर क्या करे बेचारा। अब मैं इतनी ब्लेस्ड हूं ना भाई, मेरा कॉमन बैच का बच्चा 1% भी नहीं बोलता कुछ भी, उनको पता है हमारी मैडम ने सब कुछ करवा रखा है, वो बिल्कुल बकवास नहीं करते कि मैडम नहीं दिख रही है। ये जो सब्जेक्ट बैच वाले बच्चे होते हैं पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम रहती है। अरे टीचर से मैंने बात की है, टीचर कहते हैं मैडम सब कुछ तो करवा दिया, पेपर नहीं हो रहा तो भाई हम क्या करें। तो फिर भी मैं अपनी एकेडमी पर एक एक बच्चे को इतना अधिकार देती हूँ, फिर भी तुम्हें लगे, तुम्हें ओपन चैलेंज है, तुम्हारे टीचर ने ये नहीं करवाया, तुम एकेडमी पर फोन करो, शिकायत लगाओ, तुम्हें अधिकार है पूरा, तुम शिकायत लगाओ और बताओ कि ये टॉपिक फलाना फलाना टीचर ने नहीं करवाया। उस टीचर के पास तुम्हारा मैसेज जाएगा एज इट इज स्क्रीनशॉट, और फिर यदि वो टीचर कहेगा मैडम ये तो करवा रखा है तो तू टीचर से बात करना, यदि आप सही मिले तो वो टीचर उस काम को करवाएगा, ठीक है ना। तो मेरा मतलब क्या है, ऐप के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज होता है। अब आप YouTube स्टूडेंट है तो वो मैं कुछ नहीं कह सकती टीचर्स के बारे में, अब YouTube पे टीचर्स इतना टाइम देते हैं भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी से, YouTube पे मैं तुम्हारे लिए 24 आवर्स हूँ। हाँ बैच में आपको 1% भी लगे ना मैडम इतना सा पॉइंट टीचर ने छोड़ रखा है, तो तुम बेहिचक होकर एकेडमी पर फोन करो और अपना पूरा बड़े बड़े अक्षरों में मैसेज टाइप करो उस टीचर के लिए, ये टॉपिक छोड़ रखा है, ये वो फलाना, तुम्हारा स्क्रीनशॉट टीचर के पास जाएगा, टेंशन ना लो, वो मैं जिम्मेवार हूँ बैच में। लेकिन हाँ अब तुम YouTube स्टूडेंट हो और तुम YouTube पे बोल रहे हो वो प्रैक्टिस नहीं करवाई, वो मैराथन नहीं ली, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ। मैं YouTube पर हद से ज्यादा पढ़ाऊंगी, लेकिन मेरे टीचर्स को मैं कंपेल नहीं कर सकती YouTube पर, जितना उनको टाइम मिलता है दे आर डूइंग बेस्ट, वो अपना अच्छा करते हैं। और दूसरी बात, तुम आते कौन सा हो यूट्यूब पर, मैंने अनिल सर की पीछे क्लास लगवाई साइंस की, तुम आए नहीं लाइव देखने, मैथ्स की रोज मैं 3 बजे क्लास लगवाती हूँ, तुम कौन सा आते हो लाइव देखने, तुम आते होते हो नहीं, टीचर भी कहते हैं मैडम हमारे पीछे बड़े क्लास लगवा देते हो, बच्चे आपके आते नहीं देखने, बताओ। तो तुम एक तो देखने भी नहीं आते, मैं टीचर्स की बहुत बार क्लास लगवाती हूँ, तुम आते उतने नहीं हो देखने, फिर मेरे को भी लगता है क्यों मैं जबरदस्ती किसी को कहूँ, ठीक है। तो भाई मैं टीचर को कंपेल नहीं करूंगी यूट्यूब पे, जिसका जितना मन करे, और जितनी होती है, देखो हिंदी की तुम्हारे लिए लगवा दी, ईवीएस के लिए तुम्हारे लिए लगवा दी, ईवीएस की लगवा दी, हिंदी की लगवा रखी है, मैथ की लगवा रखी है, मैं तुम्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, और क्या जान लोगे। कॉमर्स वाली मैडम को नहीं है टाइम यूट्यूब के लिए, शी इज बिजी इन हर पीएचडी एग्जाम, तो मतलब नहीं है, तो मैं नहीं बैच में, वो कहती मैडम सब कुछ पूरा, पूछो तो सही किसी बच्चे से क्या पूरा नहीं है, बताओ मैं अभी करवाती हूँ। हाँ तो भाई ऐसे कंपेल मत किया करो, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, तो बहुत हो गया, बाकी अब देखते हैं कल से नया सीरीज क्या लेके आएंगे। 8:30 बजे तो अपना हरियाणा जीके वाला चल ही रहा है, और बाकी हाँ रवि सर अब मैथ्स में DSSB और KVS पे काम करेंगे, तो और रवि सर आज इसीलिए आए थे कि मैथ में कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, DSSB एंड KVS, तो सर शायद नेक्स्ट वीक अपने बैच का चार्ज भी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि भाई KVS एंड DSSB बहुत डीप एग्जाम होते हैं, तो शायद इस वीक सर के बैच का चार्ज बहुत ही कम है, आपको पता है 1499 है, और जिसके अंदर हर एक मैथ इंक्लूड है, हर एक मैथ, चाहे वो कोई लेवल का कोई भी मैथ्स है, छोड़ के PGT मैथ्स, सर का सारा TGT तक का सब कुछ कवर हो रहा है सर के बैच में। तो आई थिंक इस वीक सर अपने मैथ का प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, तो तुम्हें एनरोल करना है तो तुम मैथ्स के कोर्स में कर सकते हो, फिर नेक्स्ट वीक से सर अपने बैच का कुछ अलग करेंगे, ठीक है ना। हाँ क्लियर। तो रीत आप फिर बैच ले लो ना, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, देखो आप 60 नंबर का सब्जेक्ट आप सोच रहे हो यूट्यूब पर कवर होगा, तो नहीं होता भाई, मैडम खुद PhD कर रही है, बैच में उसने पूरा करवा रखा है, देखो मैं नहीं कंपेल कर सकती ना यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे मैम कितना आ जाएगी, 60 नंबर के सब्जेक्ट में 300 क्लास होती है, यूट्यूब पर तो वैसे भी पूरा नहीं होगा सब्जेक्ट कभी भी, ठीक है ना। मुझे लगा तुम बेस्ट स्टूडेंट हो, तभी मुझे लगा यार बेस्ट स्टूडेंट ऐसे कैसे बोल सकता है इतना सब कुछ करवाने के बाद। चलो ठीक है भाई, सो बाय।
टेक केयर. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर स्ट्रीम सिलेबस एंड एवरीथिंग. अब देखते हैं एसेट का जब डेट आएगा तो एक क्विक रिवीजन सेशन करवाऊंगी एग्जाम से एक वीक पहले. उससे पहले कोई नाम नहीं है सीडीपी का, भूल जाओ सीडीपी को, सेल्फ स्टडी करो और वीडियो देखो, बात खत्म. ठीक है, अब हम कुछ नया टारगेट कल शुरू करते हैं, मैं बताती हूँ क्या है. ठीक है, देखो यूट्यूब पर कितनी क्लास होती है. पहले मेरी क्लास होती है 3 बजे, मैथ्स की क्लास होती है, 4 बजे ईवीएस की क्लास होती है, आज 6 बजे बायो की क्लास भी चलेगी, 7 बजे पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती है, 9 बजे हिंदी की क्लास करवाती हूं मैं, और 8:30 बजे मेरी दोबारा होती है. इतनी क्लास तो दे रहे हैं यूट्यूब पे, बताओ और क्या करोगे तुम, पढ़ते पढ़ते हो नहीं तुम. बाय. ईवीएस की क्लास होती है 4 बजे रवि, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, हर अपडेट डालती हूं मैं वहां पर. चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच. मेरे से जितना होता है ना, सीरियसली बता रही हूं, जितना होता है ना उससे कहीं ज्यादा मैं कोशिश करती हूं आप लोगों के लिए करवाने की. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर. चलो, और हाँ, आज 3 बजे से एडवांस मैथ्स शुरू हो रहा है. एडवांस मैथ्स की तो कोई प्रैक्टिस करवाते भी नहीं है, सारे अर्थमेटिक पढ़ाते हैं, और आज से सर एडवांस मैथ करवाएंगे जो तुम्हें बहुत काम आएगा. सीईटी में भी एडवांस मैथ आने लगा है. चलो बाय बाय.